जी बच्चों बच्चों आज हमने स्टार्ट करना है न्यू एरिया परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। हाँ, अब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट स्टार्ट करना है तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बच्चों, अगर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का क्वेश्चन आ गया ना, आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ गया तो ये आपने पास भी जरूर करना है, क्योंकि आपके पेपर का नाम क्या है? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। हाँ, तो परफॉर्मेंस मैनेज करनी है आपने, तो परफॉर्मेंस मैनेज करने के लिए तो परफॉर्मेंस मेजर करनी आनी चाहिए आप लोगों को। अगर परफॉर्मेंस मेजर करनी ही नहीं आएगी तो फिर एक बड़ा मसला है, जो ऑब्जेक्टिव है इस पेपर का वो अचीव ही नहीं होगा। अब परफॉर्मेंस मेजर करनी है आपने, तो परफॉर्मेंस बेटा कब मेजर की जाती है? पीरियड के एंड पर। अब पीरियड के एंड पे की जाती है परफॉर्मेंस मेजर, तो डाटा कौन सा यूज करेंगे? सारा ही एक्चुअल डाटा यूज करते हैं हमेशा। हाँ, सारा डाटा एक्चुअल यूज करते हैं, और उसको जो भी एस्टिमेट होता है उसके साथ क्या कर लेते हैं? कंपेयर। और परफॉर्मेंस मेजर करना बड़ी आसान काम होता है। देखो, जो आपका टारगेट था आपने एक्चुअल के साथ कंपेयर कर लेना कि वो टारगेट से हुआ या नहीं हुआ। हुआ तो ठीक है परफॉर्मेंस, अगर नहीं हुआ तो परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। और अगर हुआ तो उसकी रीजन क्या है? क्या क्या रीजन थी जिसकी वजह से हुआ या नहीं हुआ, तो उनकी रीजंस क्या हैं। ठीक है, तो बस आपने कंपेयर करना है और बताना है टारगेट अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे। एक बात बतानी है, फिर उसकी रीजंस बतानी है कि टारगेट अचीव क्यों हुए या क्यों नहीं हुए, और परफॉर्मेंस अच्छी है या बुरी है। टारगेट अचीव हो गए तो अच्छी है, नहीं अचीव हुए तो बुरी है। बस स्टोरी खत्म। तीन बातें करनी होती है हमने, सही है। अब जब भी परफॉर्मेंस मेजर करनी है आपने, तो परफॉर्मेंस जो मेजर करते हैं ना वो दो तरह की होती है। एक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होती है और एक नॉन फाइनेंशियल होती है। अब जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, नाम से पता चल रहा है फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल। अब फाइनेंशियल जो परफॉर्मेंस होती है बेटा, वो क्या होती है? उसका टारगेट क्या होता है? शॉर्ट टर्म। हाँ, वो शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस मेजर होती है जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होती है, सही है। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या होती है? शॉर्ट टर्म होती है, ठीक है, शॉर्ट टर्म फोकस होता है उसका। और जो नॉन फाइनेंशियल, और वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आपने पहले पढ़ी हुई है MA2 में, वही रेशियो एनालिसिस किया था आपने। हाँ, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज और लिक्विडिटी रेशियोज और वर्किंग कैपिटल रेशियोज और गेयरिंग रेशियोज। हाँ, तो वही रेशियोज ही है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर करना आपने। लेकिन बच्चों, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर करने का मतलब ये नहीं होता सिर्फ रेशियोज ही कैलकुलेट करनी है। जितने भी नंबर्स दिए होते हैं ना आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जितने भी नंबर्स होते हैं, उन नंबर्स को क्या करना होता है? डिस्कस। और वो डिस्कस जरूरी नहीं है रेशियो कैलकुलेट करके ही किया जाए, चेंज भी कैलकुलेट करके किया जाता है। और इसी तरह नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी है। नॉन फाइनेंशियल नाम से पता चल रहा है नॉन फाइनेंशियल, इसमें नंबर्स नहीं होंगे। लेकिन बच्चों, नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी आप MA2 में पढ़ के आए हैं। लेकिन 90% स्टूडेंट्स की ना जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना, वो ठीक नहीं होती। नॉन फाइनेंशियल से रिलेटेड उनकी अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं होती। अब नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जब आती है ना, तो नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या होती है? उसका फोकस क्या होता है? लॉन्ग टर्म होता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म फोकस होता है उसका, नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का। अब नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जब आप मेजर करते हैं ना, तो उसमें बच्चे, आप लोग पढ़ के भी आए हुए हैं, लेकिन 90% बच्चों की अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं होती। बच्चे समझते हैं नॉन फाइनेंशियल है तो नंबर्स नहीं आएंगे, परसेंटेजेस नहीं आएंगी, रेशियोज नहीं आएंगी। तो ऐसा नहीं होता बच्चों। कभी भी परफॉर्मेंस कभी भी परफॉर्मेंस मेजर हो ही नहीं सकती विदाउट असाइनिंग द नंबर्स, परसेंटेजेस और रेशियोज। उसके बगैर तो परफॉर्मेंस मेजर हो ही नहीं सकती। तो फिर नॉन फाइनेंशियल होता क्या है? वो एरियाज नॉन फाइनेंशियल होते हैं जिनकी परफॉर्मेंस को क्या करना होता है? एवेल्युएट करना होता है। मतलब प्रोडक्ट क्वालिटी कैसी है, हाँ, कस्टमर सर्विस, इनोवेशन, ट्रेनिंग, ठीक है। ये वो फैक्टर्स हैं जो नॉन फाइनेंशियल हैं। अब इसकी परफॉर्मेंस मेजर करनी है, तो परफॉर्मेंस मेजर वैसे ही होगी, नंबर्स असाइन करके, परसेंटेज असाइन करके, रेशियोज कैलकुलेट करके होनी वैसे ही है। तो नॉन फाइनेंशियल क्या होती है? वो एरियाज नॉन फाइनेंशियल होते हैं जिसकी परफॉर्मेंस को वैल्यूएट करना होता है। देखो, कभी भी परफॉर्मेंस आप वैल्यूएट कर ही नहीं सकते नंबर साइन किए बगैर। लेट्स से हम कहते हैं एक मूवी है, अब मूवी की परफॉर्मेंस वैल्यूएट करनी, मूवी अच्छी नहीं है, बुरी थी। अच्छा, परफॉर्मेंस मेजर करनी है, मूवी अच्छी थी, कितनी अच्छी थी? बहुत अच्छी थी। बहुत कितनी अच्छी थी? नंबर असाइन करने पड़ेंगे। अगर आपने देखा हो तो उसके भी नंबर असाइन होते हैं, आउट ऑफ 10। 8 रेटिंग है उसकी, 7 है, 8.2 है, 9 है, 8.5 है, 7.5 है, 6 है। हाँ, नंबर असाइन होंगे तो परफॉर्मेंस मेजर होगी। एक्टिंग अच्छी थी मूवी में, एक्टिंग अच्छी थी, कितनी अच्छी थी? बहुत अच्छी थी। बहुत कितनी? नंबर असाइन करने पड़ेंगे, आउट ऑफ 5, आउट ऑफ 10, आउट ऑफ 100, आउट ऑफ जो भी आपने सेट करना है, आउट ऑफ वो। लेट से हम कहते हैं आउट ऑफ 10 एक्टिंग को नंबर देने हैं, तो उसमें से 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर दे रहे हो आप, और उसको टारगेट के साथ कंपेयर करोगे, सही है, तो नंबर असाइन करने पड़ेंगे आपको। हाँ, स्टोरी बहुत अच्छी थी, कितनी अच्छी थी? नंबर असाइन करने पड़ेंगे, फिर ही परफॉर्मेंस मेजर होगी। बात समझ आ रही? तो नॉन फाइनेंशियल के बारे में अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं होती। बच्चे समझते हैं नॉन फाइनेंशियल है तो नंबर्स नहीं आएंगे, परसेंटेजेस नहीं आएंगी, रेशियोज नहीं आएंगी। ऐसा नहीं होता।
वो एरियाज नॉन फाइनेंशियल होते हैं जिनकी परफॉर्मेंस को क्या करना होता है, एवेल्युएट करना होता है। ठीक है, तो हमारे कोर्स में फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी है और नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का फोकस क्या होता है, पास्ट पर और शॉर्ट टर्म, और नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का फोकस क्या होता है, फ्यूचर पर और लॉन्ग टर्म। सही है। अब कंपनी के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? तो कंपनी के लिए दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो, लॉन्ग टर्म पे फोकस करते रहेंगे और शॉर्ट टर्म में लिक्विडिटी होगी कंपनी, तो फायदा। मतलब हम प्रोडक्ट क्वालिटी पे फोकस कर रहे हैं बहुत ज्यादा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे कर रहे हैं बहुत ज्यादा, इनोवेशन कर रहे हैं बहुत ज्यादा, ताकि फ्यूचर में फायदे हों। लेकिन शॉर्ट टर्म में लिक्विडेट होगी अगर कंपनी, तो फिर उस फ्यूचर पे फोकस करने का कोई फायदा नहीं है। तो कंपनी के लिए दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, फाइनेंशियल भी और नॉन फाइनेंशियल भी। तो जब कंपनी की परफॉर्मेंस वैल्यूएट की जाती है ना, क्राइटेरिया बनाया जाता है परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए, तो वो क्या होता है, वो फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों पे बेस कर रहा होता है। दोनों कंबाइन करके परफॉर्मेंस वैल्यूएट करते हैं हम किसी भी कंपनी की। ना सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल पे होती है, ना सिर्फ और सिर्फ नॉन फाइनेंशियल पे होती है, दोनों की बेस पे होती है। तो जो क्राइटेरिया होता है ना हमारा परफॉर्मेंस मेजर करने का, वो फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों पे बेस कर रहा होता है। सही है। लेकिन हम पढ़ेंगे अलग अलग, पहले फाइनेंशियल पढ़ेंगे फिर नॉन फाइनेंशियल। और जब क्राइटेरिया बनाएंगे परफॉर्मेंस वैल्यूएट करने का, तो वो फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों की बेस पर बनाया जाता है। सही है, पढ़ेंगे अलग अलग ऑब्वियसली फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल। सही है। अब होता क्या है कि कंपनी का जो भी ऑब्जेक्टिव होता है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है कि शॉर्ट रन में भी प्रॉफिटेबल आना है और लॉन्ग रन में भी प्रॉफिटेबल आना है। हाँ, तो कंपनी का जो भी ऑब्जेक्टिव होता है ना, उसी को हम ट्रांसलेट कर देते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्राइटेरिया में। देखो, उसी क्राइटेरिया पे क्या होनी है, एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस मेजर होनी है। तो एम्प्लॉयज को पता है यार ये क्राइटेरिया जिसपे मेरी परफॉर्मेंस मेजर होनी है, तो वो कंपनी के लिए काम नहीं करेगा, अपने लिए तो करेगा ना कि यार मेरी परफॉर्मेंस सही मेजर हो, मुझे बोनस मिले, मेरी प्रमोशन हो उस पर। तो जब वो क्राइटेरिया हमने जो हमारा कंपनी का ऑब्जेक्टिव था, उसी को ट्रांसलेट कर देते, उसको कन्वर्ट कर देते हो क्राइटेरिया में, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्राइटेरिया में। और जब उस क्राइटेरिया पे परफॉर्मेंस मेजर होनी है एक एम्प्लॉय की, तो एम्प्लॉय उस क्राइटेरिया को क्या करेगा, अचीव करने की कोशिश करेगा। और जब वो क्राइटेरिया अचीव हो जाएगा, तो अल्टीमेटली कंपनी का ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो जाता है, तो फिर विन विन सिचुएशन हो जाती है। सही है जी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कहां से, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से। फाइनेंशियल पढ़ेंगे 2-3 दिन लगा के, फिर नॉन फाइनेंशियल स्टार्ट करेंगे। हाँ, और फिर कंबाइन करेंगे और फिर देखेंगे। ठीक है जी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कहां से, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से। और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब ये नहीं होता सिर्फ रेशियोज कैलकुलेट करनी है। जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नंबर्स दिए हुए हैं, हर नंबर को डिस्कस करना होता है। तो सेल्स, सेल्स की तो कोई रेशो नहीं होती, लेकिन सेल्स का चेंज भी देखेंगे कि लास्ट पीरियड में कितनी थी, और हाँ, या टारगेटेड कितनी थी और एक्चुअल कितनी है, या लास्ट ईयर में कितनी थी अब कितनी है। सही है। तो सारी फाइनेंशियल नंबर्स को देखना होता है, लेकिन वो देखेंगे जब हम परफॉर्मेंस मेजर करेंगे। तो अभी पहले हम रेशियोज देख लेते हैं कि रेशियोज कौन कौन सी हैं, उनके फॉर्मूलाज क्या हैं, वो कैलकुलेट कैसे होनी है। हाँ, और फिर उस पर बात करते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज लिख लीजिएगा, ये कॉपी करते जाइएगा साथ साथ, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में पहले कौन सी रेशियो है, जीपी रेशियो। जीपी रेशियो किस तरह कैलकुलेट करते हैं, जीपी ओवर सेल्स। बेटा अभी कॉपी करते जाइएगा, बाद में मैं बता दूंगा ये कैलकुलेट किस तरह करनी है आप लोगों ने। सही है जी। जीपी ओवर सेल्स। दूसरी होती है एनपी रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो। हाँ, तो नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स। और बेटा मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम नेट प्रॉफिट किसको देते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम एनपी रेशियो कैलकुलेट करनी है, तो एनपी क्या होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। पीबीआईटी लेते हैं नेट प्रॉफिट, जिसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, हम नेट प्रॉफिट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पीबीआईटी लेते हैं, पीबीआईटी ओवर सेल्स इनटू 100। ठीक है जी। फिर उसके बाद है जी एसेट्स टर्नओवर, एसेट्स टर्नओवर। एसेट्स टर्नओवर का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी कॉपी करते जाए, फिर कैलकुलेट किस तरह करनी है वो मैं बताता हूं आपको। कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल एम्प्लॉयड का एक और नाम होता है, इसको इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो सेल्स ओवर इन्वेस्टमेंट या कैपिटल एम्प्लॉयड। और ये आंसर किसमें आता है, टाइम्स में। इसको मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करना, ये आंसर किसमें आता है, टाइम्स में। चौथी होती है आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, या आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इसका फॉर्मूला होता है पीबीआईटी ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड या इन्वेस्टमेंट एक ही बात है, इनटू 100। ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज कॉपी कर लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। आगे हैं जी लिक्विडिटी रेशियोज।
लिक्विडिटी रेशियोज में पहली रेशियो है करंट रेशियो। करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज। और दूसरी होती है क्विक रेशो। क्विक रेशो का एक और नाम भी है बच्चों, इसको एसिड टेस्ट रेशो भी बोलते हैं। एसिड टेस्ट रेशो भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है क्विक एसिड्स ओवर कैपिटल, क्विक एसिड ओवर करंट लायबिलिटीज। क्विक एसिड्स क्या होते हैं, कैलकुलेट किस तरह करते हैं वो भी मैं बताता हूँ, फॉर्मूला लिखते जाइएगा। उसके बाद ये कैलकुलेट किस तरह होनी है फिगर्स, वो मैं बताता हूँ आप लोगों को। क्विक एसिड्स ओवर करंट लायबिलिटीज। हाँ, क्विक एसिड वैसे कैलकुलेट करते हैं, करंट एसिड्स माइनस इन्वेंट्री एंड प्रीपेमेंट्स। उसके बाद है वर्किंग कैपिटल रेशियोज। वर्किंग कैपिटल रेशियोज में पहली रेशियो है रिसीवेबल डेज। रिसीवेबल डेज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? हाँ जी, एवरेज रिसीवेबल्स, आर ए लिख रहा हूँ, रिसीवेबल्स डिवाइड बाय क्रेडिट सेल्स इनटू, अब डेज में चाहिए तो इंटू 365, मंथ्स में चाहिए तो इंटू 12, वीक्स में चाहिए तो इंटू 52 करेंगे। ठीक है जी, रिसीवेबल डेज। दूसरा होता है बच्चों इन्वेंट्री डेज। इन्वेंट्री डेज का फॉर्मूला होता है एवरेज इन्वेंट्री डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स इंटू 365। और फिर है पेबल डेज। पेबल डेज का फॉर्मूला होता है एवरेज पेबल्स, ये लिख रहा हूं पेबल्स, डिवाइड बाय क्रेडिट परचेजेस इनटू 365। ठीक है जी। उसके बाद गियरिंग रेशियोज है। गियरिंग रेशियोज में पहली है डेट टू टोटल कैपिटल रेशियो। डेट टू टोटल कैपिटल रेशियो का फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेट ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। फिर उसके बाद है डेट इक्विटी रेशियो। लॉन्ग टर्म डेट ओवर इक्विटी। और बेटा इन दोनों में से ना एक ही रेशो कैलकुलेट करते हैं, इन दोनों की इंटरप्रिटेशन सेम होती है। लॉन्ग टर्म डेट ओवर इक्विटी, डेट टू टोटल कैपिटल और डेट इक्विटी, इन दोनों में से एक ही कैलकुलेट करता है, क्योंकि दोनों की इंटरप्रिटेशन क्या होती है, सेम। आंसर फर्क आता है लेकिन इंटरप्रिटेशन क्या होती है, सेम होती है। ठीक है जी। उसके बाद है इंटरेस्ट कवर। इंटरेस्ट कवर का फॉर्मूला होता है पीबीआईटी ओवर इंटरेस्ट, और ये भी टाइम्स में आता है, ये भी टाइम्स में आंसर आएगा। ठीक है जी, पीवीआईटी ओवर इंटरेस्ट। और आखिरी होती है ऑपरेटिंग गियरिंग। ऑपरेटिंग गियरिंग कंट्रीब्यूशन ओवर पीबीआईटी।
कंट्रीब्यूशन ओवर पीबीआईटी, और ये भी टाइम्स में आता है। ये जो पहली तीन रेशियोज हैं ये मेजर करती हैं फाइनेंशियल रिस्क को। फाइनेंशियल की रिस्क क्या होता है बताऊंगा। और ये जो है ऑपरेटिंग गियरिंग, ये मेजर करती है बिजनेस रिस्क को। ठीक है जी। फाइनेंशियल रिस्क को मेजर करती हैं, और ये जो ऑपरेटिंग गियरिंग है ये किसको मेजर करती है? बिजनेस रिस्क को मेजर करती है। ठीक है जी, ये कॉपी कर लीजिएगा बच्चों। फिर आगे चलते हैं। तो बच्चों ये मैंने तो लिखवा दी है, अभी आपने लिख ली हैं। अब कैलकुलेट किस तरह करना है? हाँ, तो इनकम स्टेटमेंट तो पता ना आपको, हाँ दी होगी आपको। सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स करेंगे तो जीपी आ जाएगा। जीपी में से लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को पीबीआईटी भी बोलते हैं, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में रेशो कैलकुलेट करते हुए हम इसको नेट प्रॉफिट भी बोलते हैं। सही है जी। उसके बाद इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है। टैक्स माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है। ऐसा ही होता है। अच्छा, तो जीपी ओवर सेल्स, जीपी ओवर सेल्स कर लेंगे आप। एनपी ओवर नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स, या पीबीआईटी ओवर सेल्स कर लेंगे आप लोग। फिर आ जाएं एसेट टर्नओवर, सेल्स ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड, और टाइम्स में आंसर आता है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड का एक और नाम होता है, इसको इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट। और ये तीन तरह से कैलकुलेट किया जाता है, और तीनों तरह से आना चाहिए, क्योंकि डाटा किसी तरह से भी गिवन हो सकता है। एक तरीका तो आपने पहले पढ़ा हुआ है। वो क्या पढ़ा हुआ है? टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। टोटल एसेट्स में से टोटल लाइबिलिटीज, टोटल लाइबिलिटीज शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी माइनस करते हो तो आपके पास क्या आ जाता है? कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है। हाँ, अब बच्चों टोटल एसेट्स में से जब आप टोटल लाइबिलिटीज, हेलो, मैंने आपको चेक करने के लिए की है। टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज नहीं करना, टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज करना। हाँ, ये बेटा मेरे सामने बच्चा एक बैठा हुआ था इसलिए मैंने बोला टोटल, और ये भी कह रहा था हाँ जी टोटल। तो टोटल नहीं करना, टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज करते हैं। तो टोटल एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज माइनस करते हो तो कैपिटल एम्प्लॉयड आता है। सही है जी। अब टोटल एसेट्स में से जब आप करंट लाइबिलिटीज माइनस करोगे तो आपके पास क्या आता है? कैपिटल एम्प्लॉयड। अब देखो एसेट्स और लाइबिलिटी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। अब जब लाइबिलिटी और एसेट साइड इक्वल होना है तो जब टोटल एसेट में से करंट लाइबिलिटीज माइनस करोगे तो लाइबिलिटी साइड पे क्या बचेगा? नॉन करंट लाइबिलिटीज बचेंगी और इक्विटी बचेगी। ऐसा ही है। तो बेटा एक और तरह भी आ सकता है, किस तरह कि नॉन करंट लाइबिलिटीज में ऐड कर लें क्या? इक्विटी, तो फिर भी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है। सही है। और एक तरह और भी आ सकता है, किस तरह? टोटल एसेट्स क्या होते हैं बच्चों? नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट्स में जब आप करंट एसेट्स ऐड करते हो तो टोटल एसेट आ जाते हैं। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, टोटल एसेट्स को नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स लिख सकता हूँ, माइनस करंट लाइबिलिटीज। ऐसा ही है। तो अब मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। क्या होता है बच्चों? वर्किंग कैपिटल। क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज क्या होता है? वर्किंग कैपिटल। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हो, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। तो बेटा एक ये फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला क्या है? टोटल एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। और तीसरा क्या है? नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। एक ही बात है, आएगा आंसर वही, लेकिन तीन तरीके हैं कैलकुलेट करने के। तीनों आना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू में या लॉन्ग क्वेश्चन में किसी भी तरह डाटा दे सकता है, तो फिर तीनों तरीके आने चाहिए। सही है जी। फिर उसके बाद हाँ जी पीबीआईटी और कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा। फिर करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटीज हो जाएगा। फिर क्विक एसेट ओवर करंट लायबिलिटीज। अब क्विक एसेट किस तरह आते हैं बच्चों? तो क्विक एसेट्स आते हैं, क्विक एसेट्स क्या होते हैं? जो क्विकली कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? कैश में। हाँ, तो वो किस तरह आते हैं बच्चों? जहां पे स्लो मूविंग इन्वेंट्री होती है ना, इन्वेंट्री स्लो मूविंग होती है, तो वहां पर इन्वेंट्री इमीडिएटली कन्वर्ट नहीं हो पाती कैश में। तो वहां पर क्या करते हैं? क्विक एसेट्स किस तरह आते हैं? करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री नहीं सिर्फ करते, दो चीजें माइनस करते हैं, इन्वेंट्री प्लस प्रीपेमेंट्स। बेटा प्रीपेमेंट्स भी तो करंट एसेट्स में आ रही होती हैं, आ रही होती हैं। प्रीपेमेंट्स क्या होती हैं? जो आपने एडवांस में पेमेंट कर दी, रेंट एडवांस में दे दिया। हाँ, अब रेंट अगर आपने एडवांस में दे दिया लैंडलॉर्ड को, तो वो तो अब कन्वर्ट नहीं होना है करंट एसेट, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं होना कैश में। फायदा ही लेना आपने यूज करके, वो महीना यूज करके उसकी क्या बिल्डिंग को। हाँ, या आपने कोई स्क्रैच कार्ड डाउनलोड, क्या स्क्रैच करके वो कर लिया, लोड कर लिया। हाँ, प्रीपेमेंट है ना, आपको पैसे पड़े हुए हैं।
टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के पास है, सही, प्रीपेमेंट्स है। अब वो कैश में कन्वर्ट नहीं होना, अब यूज ही करना है आपने उसको। हाँ, सही है भाई। तो करंट एसेट में से इन्वेंट्री प्लस प्रीपेमेंट्स दो चीजें माइनस करते हैं तो क्या आते हैं, क्विक एसेट्स। सही हो गया जी। अब ये क्या होती है रेशो, डिस्कस करेंगे, अभी मैं सिर्फ बता रहा हूं कैलकुलेट किस तरह करते हैं, फिर उसके बाद आ जाए। हाँ जी, एवरेज रिसीवेबल्स। और बच्चों एवरेज फिगर किस तरह आती है, एवरेज फिगर किस तरह आती है, जो भी एवरेज हो, एवरेज फिगर किस तरह आती है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय टू। तो एवरेज रिसीवेबल्स किस तरह आएंगे, ओपनिंग रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग रिसीवेबल्स डिवाइड बाय टू। अब बैलेंस शीट में कौन सी फिगर्स दी होती हैं, क्लोजिंग फिगर्स होती हैं। हाँ, तो इस साल की जो बैलेंस शीट होगी उसमें जो फिगर होगी वो इस साल की क्लोजिंग फिगर होगी, वो क्लोजिंग रिसीवेबल्स होंगे। तो ओपनिंग रिसीवेबल्स क्या होंगे, जो पिछले साल की बैलेंस शीट होगी ना, उसमें जो रिसीवेबल्स आ रहे होंगे वो पिछले साल के क्लोजिंग होंगे, तो इस साल के क्या होंगे, ओपनिंग। ठीक है, तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय टू, तो एवरेज फिगर्स आ जाएंगी, एवरेज डिवाइड बाय क्रेडिट सेल्स। फिर एवरेज इन्वेंट्री कितना आएगी, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय टू। हाँ, डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स। और फिर पेबल्स किस तरह आएंगे, एवरेज पेबल्स, ओपनिंग पेबल्स प्लस क्लोजिंग पेबल्स डिवाइड बाय टू, हो जाएगा। और फिर लॉन्ग टर्म डेट, वो लॉन्ग टर्म डेट क्या होता है, नॉन करंट लायबिलिटीज को बोलते हैं लॉन्ग टर्म डेट। हाँ, ठीक है, लॉन्ग टर्म डेट ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड किस तरह, बता दिया। लॉन्ग टर्म डेट ओवर इक्विटी हो गया, पीबीआईटी ओवर इंटरेस्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन ओवर पीबीआईटी, कॉन्ट्रीब्यूशन किस तरह आता, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया, फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, पीबीआईटी। बेटा मार्जिन कॉस्टिंग में भी ना वो जो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं ना, वो पीबीआईटी होता है, उसमें से इंटरेस्ट और टैक्स माइनस नहीं हुए होते। ठीक है जी। हम्म। और ये बिजनेसेस को मेजर करती है, बिजनेसेस क्या होता है, फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है, जब उनको पढ़ेंगे तो देखेंगे। हाँ, अभी बच्चों आज हम पहले पढ़ेंगे सिर्फ ये दो रेशोज, सिर्फ दो रेशोज। हाँ, प्रॉफिटेबिलिटी में जीपी रेशो और एनपी रेशो, जो आपने पहले भी पढ़ी हुई है दो दफा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ी हुई है, कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ी हुई है। हाँ, आज मैं पढ़ाऊंगा, फर्क समझ आएगा आपको, फर्क समझ लीजिएगा। और फिर इस पे ना, इन दो रेशोज पे ही आ, पांच छह क्वेश्चन आए हुए हैं पास पेपर के, लॉन्ग क्वेश्चन। हाँ, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन में ऑब्वियसली पहला पार्ट फाइनेंशियल का होगा, दूसरा किसका होगा, नॉन फाइनेंशियल का। हाँ, तो वो फाइनेंशियल का जो पार्ट आता है वो आता है नॉर्मली 12 से 16 मार्क्स। तो 12 से 16 मार्क्स के क्वेश्चंस आए हुए हैं, इस पे चार पांच क्वेश्चंस आए हुए हैं पास पेपर में, इन दो रेशोज पे, जीपी और एनपी पे, और इस रेशो पे भी चार पांच आए हुए हैं। डिविजनल परफॉर्मेंस मेजर होती है उस पर, वो बाद में देखेंगे। तो अभी हम देख लेंगे जीपी रेशो और एनपी रेशो, और ऑब्वियसली फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर करनी तो जीपी एनपी नहीं कैलकुलेट करनी, जितना भी फाइनेंशियल डाटा दिया होगा सबका एनालिसिस करना है। ठीक है, सबकी बेस पे परफॉर्मेंस मेजर करनी होती है। तो सबसे पहले आ जाओ भाई जीपी रेशो पर। हम्म। अब डिस्कस करने लगे हैं कि करना क्या है। हाँ जी, जीपी रेशो। अब बच्चों जब भी रेशो मेजर करते हो ना, आप परफॉर्मेंस मेजर करनी है, हाँ, तो बेटा दो तरह का मेजर्स होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट मेजर। क्या होता है, एब्सोल्यूट मेजर। दो तरह के मेजर्स होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट मेजर और एक होता है रिलेटिव मेजर। क्या होता है, रिलेटिव मेजर। ठीक है, एब्सोल्यूट मेजर क्या होता है, एब्सोल्यूट मेजर होता है कि जो इटसेल्फ मीनिंगफुल होता है, जिसको किसी के साथ कंपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जो चीज इटसेल्फ मीनिंगफुल होती है, जिसको किसी के साथ कंपेयर करने की जरूरत पेश नहीं आती, हाँ, वो इटसेल्फ ही एक खुली किताब होता है, तो वो क्या होता है, एब्सोल्यूट मेजर। जैसे एनपीवी पढ़ी हुई है आप लोगों ने MA2 में। हाँ, एनपीवी कैलकुलेट की थी ना इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में, तो वो उसमें क्या पढ़ा था आपने, एनपीवी पॉजिटिव आ रही है तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेंगे, एनपीवी नेगेटिव आ रही है तो प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर देते हैं। सही होता है। तो एनपीवी क्या है, एक एब्सोल्यूट मेजर है, वो इटसेल्फ मीनिंगफुल है, उसको किसी के साथ कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह आपने पढ़ी होगी F2 में RI, रेजिडुअल इनकम। वो रेजिडुअल इनकम भी क्या है, पॉजिटिव थी तो अच्छा है, नेगेटिव है तो बुरा है, किसी के साथ कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, तो वो भी क्या था, एब्सोल्यूट मेजर था। तो एब्सोल्यूट मेजर क्या होता है, जो इट सेल्फ मीनिंगफुल होता है, जिसको किसी के साथ कंपेयर करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन रिलेटिव मेजर क्या होता है, रिलेटिव मेजर या कंपैरेटिव मेजर भी बोलते हैं इसको। तो रिलेटिव मेजर क्या होता है, जो इट सेल्फ मीनिंगफुल नहीं होता। हाँ, जिसको किसी के साथ कंपेयर करोगे तो वो मीनिंगफुल होगा, अदरवाइज वो इट सेल्फ मीनिंगफुल नहीं होता। ये जो रेशियोज है ना, जो रेशोज हैं ये क्या होते हैं, रिलेटिव मेजर होते हैं। इनको किसी के साथ कंपेयर करोगे तो वो मीनिंगफुल होंगे। जैसे जीपी रेशो 40% आ गई, तो वो क्या बता रहा है कि जीपी 40% है, किसके, सेल्स के, यही बता रहा है ना। अब परफॉर्मेंस अच्छी है या बुरी है 40% पर, पता ही नहीं बता सकते आप जब तक आप इसको कंपेयर नहीं करेंगे। और कंपेयर किसके साथ करते हैं, या तो बजट के साथ,
इस साल का बजटेड फिगर दिए हो आपको और इस साल की एक्चुअल फिगर्स आ जाए, तो बजटेड जीपी को एक्चुअल जीपी के साथ कंपेयर कर लें, या इस साल के एक्चुअल को पिछले साल के एक्चुअल से कंपेयर कर लें कि इस साल जीपी कितना आया, पिछले साल जीपी कितना था। लेट्स से हमने टारगेट किया, बजट किया कि जीपी होना चाहिए अगले साल का 35%, हमारा कितना आ रहा है 40%, ज्यादा आ रहा है, तो परफॉर्मेंस क्या है, अच्छी है। हाँ, अब 40% पे मैं ये नहीं कह सकता परफॉर्मेंस अच्छी है बुरी है। मतलब बजट अगर 35 था और हमारी कितनी आ गई 40, तो फिर अच्छी है। और बजट अगर 50 था और हमारी क्या आ रही है 40, तो फिर परफॉर्मेंस बुरी है। तो 40% इट सेल्फ कुछ नहीं बता रहा, बस 40% ये बता रहा है कि जीपी सेल्स के 40% है। अब ये अच्छा है या बुरा, ये हम तब तक नहीं बता सकते जब तक हम इसको कंपेयर नहीं करेंगे। और कंपेयर किसके साथ करते हैं, या बजट के साथ, या लास्ट ईयर के साथ, या इंडस्ट्री एवरेज के साथ, या इंडस्ट्री एवरेज क्या आती है, जितने भी हमारे कंपाइटर्स हैं उन सारों की रेशियोज ऐड की, डिवाइड बाय जितने भी कंपाइटर्स, नंबर ऑफ कंपाइटर्स, तो एक एवरेज फिगर आ जाएगी। सही है जी। हाँ, और सबसे अच्छा क्या होता है, सबसे अच्छा मेजर क्या होता है, बजट के साथ कंपेयर करना, पिछले साल के एक्चुअल के साथ कंपेयर करना, या इंडस्ट्री एवरेज के साथ। इंडस्ट्री एवरेज सबसे बेहतर होती है। उसकी वजह क्या होती है, देखो, अगर हम बजट के साथ करते हैं या एक्चुअल के साथ करते हैं, वो तो हमारी अपनी कंपनी का डाटा है। हाँ, तो लास्ट ईयर में सेल्स थी लेट से 100 रुपए की, इस दफा हो गई 120, 20% का इंक्रीज आ गया। हम कहेंगे लास्ट ईयर से बढ़ गई, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हो सकता है कि उस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ही ज्यादा ओवरऑल बढ़ गई थी इस दफा, और बाकी हमारे जो कंपेटिटर्स है उनकी सेल्स बढ़ी है 50-50%, हमारी बढ़ रही है 20%। तो हम तो आप खुद देख के कह रहे होंगे पिछले साल 100 थी, इस दफा 120 है, 20% बढ़ गई, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन बाकी दुनिया की तो 50% बढ़ रही है इस साल। कुछ मार्केट में ऐसा हो गया कि उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई। हाँ, तो दुनिया को 50% बढ़ रही है, हमारी 20%, तो फिर तो हमने परफॉर्म ठीक नहीं किया, समझ रहे। तो इसलिए इंडस्ट्री एवरेज ज्यादा बेहतर होती है, कि क्योंकि अगर कोई एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है तो वो इंडस्ट्री बाकी कंपेटिटर्स को भी इफेक्ट कर रहा होगा, तो वो बाकी कंपेटिटर्स की रेशियोज में क्या हो रहे होंगे, रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे, तो वो ज्यादा अच्छा मेजर होता है, वो ज्यादा अच्छा बेंचमार्क होता है। परफॉर्मेंस मेजर करनी होती है किसके अगेंस्ट, बेंचमार्क के अगेंस्ट। बेंचमार्क क्या हो सकता है, लास्ट ईयर भी, बजट भी, और इंडस्ट्री एवरेज, तीनों में से कुछ भी जो दिया हो। आपके कोर्स में ज्यादातर क्या होता है, लास्ट ईयर ही होता है, तो लास्ट ईयर से कंपेयर कर लेंगे। और अगर इंडस्ट्री एवरेज दी हुई है तो फिर लास्ट ईयर से भी करना है कि लास्ट ईयर के मुकाबले में क्या है, और फिर इंडस्ट्री एवरेज से भी कंपेयर करके बता देगा कि हमने इंडस्ट्री से अच्छा परफॉर्म किया या बुरा परफॉर्म किया। ठीक है, तो रेशियोज क्या होती हैं, रिलेटिव मेजर होती हैं, समझ आ गया। कंपेयर करेंगे तो मीनिंगफुल होगी, अदरवाइज वो इटसेल्फ मीनिंगफुल नहीं होती। अब आ जाए जीपी रेशो। तो अब मैं लास्ट ईयर को कंपेयर करूंगा किसके साथ यार, लास्ट ईयर को करेंगे करंट ईयर के साथ। तो ऑब्वियसली फिर लास्ट ईयर की भी जीपी रेशो कैलकुलेट करेंगे और करंट ईयर की भी करेंगे। हाँ, तो जीपी रेशो भाई लेट से लास्ट ईयर में थी 30%, अब आ गई 40%। सही है जी। अब आपने जब भी रेशियोज को डिस्कस करना है ना, तो तीन बातें करना है, तीन बातें करनी है, याद रखिएगा, हमेशा तीन बातें करनी है आपने। नंबर वन, इंक्रीज और डिक्रीज कितना, हाँ, इंक्रीज और डिक्रीज बताना है। दूसरा, उसकी रीजन क्या है इंक्रीज या डिक्रीज की। और तीसरा, अच्छी बात है या गंदी बात है। हाँ, बुरी बात नहीं, हम फिर उसको कर लेते हैं, गंदी बात कर देते हैं। हाँ? तो तीन चीजें बतानी है, इंक्रीज डिक्रीज, हाँ, अच्छा बुरा, और तीसरी चीज रीजन, रीजन जरूर बतानी है आपने कि वजह क्या हुई। हाँ, तो अभी तो हमारे पास सिनेरियो नहीं है, आपको जब क्वेश्चन आएगा एक पूरे पेज का क्वेश्चन होगा, वहां पे फाइनेंशियल्स दी होंगी, कुछ डिटेल्स, थ्योरी भी लिखी होगी, डिटेल्स दी होंगी उसकी। तो हमने जो रीजंस आइडेंटिफाई करनी है ना क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन में से ढूंढ के करनी है जो एक्चुअल हैं। लेकिन अभी मैं पढ़ाते हुए तो आपको जनरल रीजन बताऊंगा ना, कि हो सकता है ये हो गया, हो सकता है ये हो गया, हो सकता है ये हो गया हो। हाँ, लेकिन क्वेश्चन जब आप करेंगे तो वो पूरा एक पेज का क्वेश्चन दिया होगा, तो आपने वहां से फिगर्स करके करना है काम। ठीक है जी बच्चों। अच्छा, अब सबसे पहले बताएं, इंक्रीज आ गया 30 से 40% हो गया, इंक्रीज आ गया, कितने परसेंट इंक्रीज है। तो अब बहुत सारे बच्चे जो F2 पढ़ के आए हुए हैं, या फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ के आए हुए हैं, या कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ के आए हुए हैं, उनसे पूछो कि भाई कितना इंक्रीज आया। तो 90, मोर देन 90% बच्चे क्या कहते हैं, 10% क्या आ गया, इंक्रीज आ गया। हाँ, तो बेटा आपका एग्जामिनर तब क्रॉस लगाएगा और कहेगा इस बच्चे का ना मैथ्स ठीक है ना इसका कॉन्सेप्ट ठीक है। हाँ, तो बच्चों 10% का इंक्रीज नहीं है, 10% का इंक्रीज नहीं है। हाँ, अगर परसेंटेज का इंक्रीज देखना है तो 30 से कितना हुआ 40, तो चेंज कितना है 10 आउट ऑफ 30, तो 10/30 इंटू 100,
33.3, मतलब चेंज वैसे भी आता है ना, करंट माइनस प्रीवियस ओवर प्रीवियस इंटू 100, तो करंट कितना है 40, प्रीवियस कितना है 30, तो चेंज 10 आ गया, डिफरेंस 10 आ गया, डिवाइड बाय प्रीवियस 30 इंटू 100, तो बेटा ये चेंज आता है 33.33%। अगर आप कहेंगे ना 10% का इंक्रीज आ गया, तो एग्जामिनर कहेगा लो, हाँ एसीसी कर रहा है और इसका मैथ्स भी ठीक नहीं है, इसको ये भी नहीं पता कितने परसेंट का इंक्रीज आया। तो बेटा 10% का इंक्रीज नहीं आया, ये बात याद रखने वाली है। ये अक्सर गलती करते हैं बच्चे, और मैं पढ़ा देता हूं उसके बाद भी गलत लिखाते हैं अल्लाह के फजल से। ठीक है, तो इंक्रीज 10% का नहीं है, कितना है 33.33% का इंक्रीज है, लेकिन उसके लिए फर्दर एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो उससे बेहतर क्या, मैं क्या लिख दूंगा एग्जाम में, मैं कहूंगा जी इंक्रीज आया कितना, 10% का नहीं आया, 10% पॉइंट्स का है। ये मैंने बात आप लोगों को बिट्स एंड पीसेस वाले क्वेश्चन में भी समझाई थी, कि वो जो जीपी रेशो 70% थी मंडे से सैटरडे में, हाँ, और संडे को 50% हो गई थी, तो 20% पॉइंट्स कम हुए थे, 20% कम नहीं हुआ था, याद है वो वाली बात। तो बेटा साथ क्या लिख देना, पॉइंट्स, 33% कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा। हाँ जी, 30 से 40 होगी, तो कितना इंक्रीज आया, 10% पॉइंट्स लाजमी लिखिएगा, पॉइंट्स ना लिखा तो गलत हो जाएगा। मतलब 10% में 10 बढ़ा है, मतलब पॉइंट्स बढ़े, नंबर्स 10 बढ़े आपके, ठीक है जी। तो 10% पॉइंट्स का इंक्रीज आया, बात समझ आ गई। अच्छा है बुरा, अच्छी बात है यार, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, तो बहुत अच्छी बात है जी। अब वजह क्या हो सकती है इसकी बच्चों, रीजन क्या हो सकती है, तो यहाँ सेल्स बढ़ गई होंगी, यहाँ कॉस्ट ऑफ से, यहाँ जीपी बढ़ा होगा, हाँ। अब जीपी बढ़ गया होगा, तो जीपी बढ़ने की वजह क्या होगी, यहाँ सेल्स बढ़ गई होंगी, यहाँ कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो गई होंगी। अच्छा, अब सेल्स बढ़ गई होंगी, हम्म, तो सेल्स में क्या, सेल्स वॉल्यूम या सेलिंग प्राइस, अच्छा एक तो सेलिंग प्राइस बढ़ेगी तो मार्जिन बढ़ जाएंगे, हाँ। और अगर यूनिट्स बढ़ रहे हैं बच्चों, अगर यूनिट्स बढ़ते हैं 10%, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स भी नहीं बढ़ जाएगी 7-10%, हाँ। हाँ, तो बेटा कई लोग जो पढ़ के आते हैं ना, वो कहते हैं जी जीपी रेशो बढ़ रही है तो सेलिंग प्राइस बढ़ गई होगी, एक वजह ये हो सकती है, बिल्कुल ये वजह तो बिल्कुल जेन्युइन है ना। देखो एक चीज आप 10 का बेच रहे थे, अब 11 का, कॉस्ट वही है, हाँ। जब आप ज्यादा प्राइस पे बेचने लग जाओगे तो मार्जिन बढ़ जाएंगे ना, तो सेलिंग प्राइस तो समझ आती है। सेल्स वॉल्यूम के बढ़ने से जीपी रेशो बढ़ती है कि नहीं बढ़ती, तो बेटा पढ़ाने वाले पढ़ाते हैं ये, कि यार देखो वॉल्यूम का कोई इंपैक्ट नहीं आता, हाँ। क्यों, वॉल्यूम बढ़ेगा अगर 10%, तो रेवेन्यूज बढ़ेंगे 10%, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स भी 10% बढ़ जाएगी, हाँ। तो मार्जिन परसेंटेज वाइज क्या रहेंगे, सेम, तो जीपी रेशो पे इंपैक्ट नहीं आएगा, ये बताते हैं। ऐसा होता नहीं है, वॉल्यूम के बढ़ने से भी जीपी रेशो बढ़ती है, कैसे, देखो वॉल्यूम बढ़ा, हाँ वॉल्यूम बढ़ा 10%, रेवेन्यू 10% बढ़ गए, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल 10% नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी, बेटा कॉस्ट ऑफ सेल जब आप कैलकुलेट करते हो, हाँ, किससे कैलकुलेट कर रहे होते हो, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से, तो उसमें प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या क्या आ रहा होता है, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट भी आ रही होती है, और फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट भी आ रही होती है, ऐसा ही है। चलो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो कांस्टेंट है, अगर सेल 10% बढ़ रही है तो वेरिएबल कॉस्ट भी 10% बढ़ेगी, लेकिन फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ना, फिक्स कॉस्ट ने फिक्स ही रहना है। तो जब आपके यूनिट्स बढ़ेंगे, हाँ, F2 के क्वेश्चंस भी तुम एमसीक्यूज बनाए हुए थे ऐसे, तो जब आप वॉल्यूम बढ़ाओगे 10%, तो वेरिएबल पोर्शन में तो 10% बढ़ जाएगा, लेकिन फिक्स पोर्शन तो फिक्स ही रहना ना, तो वो पर यूनिट क्या होगा, कम, इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स अचीव होते हैं। तो जब आप वॉल्यूम बढ़ाते हो ना, तो वॉल्यूम से भी मार्जिन बढ़ जाते हैं, कैसे, जब आप वॉल्यूम बढ़ाओगे, अगर वॉल्यूम 10% बढ़ रहा है तो रेवेन्यू 10% बढ़ेंगे ना, तो कॉस्ट कभी 10% नहीं बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि कॉस्ट में वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट भी है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में, और फिक्स प्रोडक्शन, तो वेरिएबल प्रोडक्शन, वेरिएबल वाला पोर्शन तो 10% बढ़ जाएगा वॉल्यूम के साथ, हाँ, लेकिन फिक्स कॉस्ट में फिक्स ही रहना है, वो पर यूनिट क्या होगी, कम हो जाएगी, पर यूनिट कम हो जाएगी, टोटल सेम रहेगी लेकिन पर यूनिट क्या हो जाएगी, कम, तो उससे ओवरऑल कॉस्ट पर यूनिट क्या होगी, कम। तो अगर आप चीज पहले 10 की बेच रहे थे, वॉल्यूम बढ़ा, अभी भी 10 की बेच रहे हो, प्राइस वही रखी है आपने, लेकिन जब वॉल्यूम बढ़ेगा ना, तो पहले 6 रुपए कॉस्ट थी, अब इकोनॉमी ऑफ स्केल होगी, 550 हो जाएगी, तो बेटा पहले 4 रुपए का मार्जिन था 10 रुपए पर, अब 10 रुपए की चीज पर 4.5 रुपए का मार्जिन है, तो मार्जिन बढ़ जाएंगे, समझ आ रही बात। तो बेटा प्राइस के बढ़ने से तो जीपी रेशो बढ़ेगी, और अगर वॉल्यूम बढ़ रहा ना, तो वॉल्यूम बढ़ने से इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स अचीव होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम होगी, तो ओवरऑल कॉस्ट पर यूनिट भी कम हो जाएगी, तो फिर भी मार्जिन बढ़ सकते हैं। और फिर कॉस्ट के कम होने की क्या वजह हो सकती है, मटेरियल कॉस्ट कम होगी होगी, कोई बल्क डिस्काउंट कर लिया होगा, कोई ऑल्टरनेट मटेरियल, सब्स्टिट्यूट मटेरियल यूज कर लिया, हाँ, फ्ला 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 फ्ला।
या कोई स्प्लैट ज्यादा आगे मार्केट में नहीं, उनका कंपटीशन हो गया तो उन्होंने सस्ती चीज दे दी हमें। हाँ, दूसरा क्या हो सकता है, लेबर की एफिशिएंसी बढ़ गई हो। लेबर की एफिशिएंसी बढ़ने से क्या होगा, जो काम 2 घंटे में कर रहे थे 1.5 घंटे में कर रहे हैं, तो उससे भी कॉस्ट कम हो सकती है। हाँ, हो सकती है ना। तीसरा, हो सकता है एबीसी इंप्लीमेंट कर लियो, ओवरहेड्स कम हो गए हो। ठीक है, तो कोई भी वजह हो सकती है। बात समझ आ गई बच्चों? क्लियर है? हाँ। अच्छा, अब अब ये कैलकुलेट कहां से करनी है? इनकम स्टेटमेंट से कैलकुलेट करते हैं, ऐसा ही है। अभी आप जो पढ़ गए हैं ना F2 में, वहां पे एक ही प्रोडक्ट होता था। तो अगर ये चेंज आ रहा है तो एक ही प्रोडक्ट का आ रहा है। अब बच्चों, जो इनकम स्टेटमेंट दी होती है वो कंसोलिडेटेड होती हैं। अगर कंपनी 3 प्रोडक्ट्स बना रही है ना, तो रेवेन्यूज क्या होंगे, 3 प्रोडक्ट्स के टोटल। और कॉस्ट ऑफ सेल भी 3 प्रोडक्ट्स की क्या होगी, टोटल। हाँ, तो ये जीपीपी क्या आ रहा है, टोटल। तो अगर हमें अलग अलग करना पड़े कि यार प्रोडक्ट ए का कितना, प्रोडक्ट बी का कितना, प्रोडक्ट सी का कितना, तो अगर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ गया ना, तो आपको प्रोडक्ट ए के रेवेन्यूज अलग करने पड़ेंगे और ए की कॉस्ट ऑफ सेल्स अलग, बी के रेवेन्यूज अलग करने पड़ेंगे, बी की कॉस्ट ऑफ सेल्स अलग, सी के रेवेन्यूज अलग करने पड़ेंगे, सी की कॉस्ट ऑफ सेल्स अलग करनी पड़ेगी वो टोटल में से। वो फिर डाटा दिया होगा, आपको अलग अलग करना पड़ेगा। तो एक तो टोटल कैलकुलेट करोगे ओवरऑल कंपनी के लिए, लेकिन प्रोडक्ट वाइज भी तो देखना ना कि ओवरऑल कंपनी ने तो ये किया। अब उसकी वजह क्या है, प्रोडक्ट ए की वजह से जीपी बढ़ रहा है 10 परसेंटेज पॉइंट्स, या बी की वजह से बढ़ा है या सी की वजह से बढ़ा, किसकी वजह से बढ़ा, या तीनों की वजह से बढ़ा। और तीनों की वजह से बढ़ा तो कितना कितना बढ़ा, या दो की वजह से बढ़ा, एक का काम हो रहा है। तो फिर आपको अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स है ना, तो पहले टोटल कैलकुलेट करोगे। अब इसकी वजह बतानी है। हाँ, तो वजह बताने के लिए फिर आप जाओगे इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स में कि यार अच्छा 10 परसेंटेज पॉइंट तो बढ़ा टोटल में, लेकिन ए की वजह से कितना बढ़ रहा है। तो ए का जीपी अलग से कैलकुलेट करोगे, फिर आप बी का जीपी अलग से, सी का जीपी अलग से। तो उसके लिए जो टोटल दिए होंगे सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो उसमें से प्रोडक्ट ए के अलग करने पड़ेंगे, बी के अलग और सी के अलग। और ए का जीपी अलग कैलकुलेट करोगे, बी का अलग, सी का अलग, लास्ट ईयर का भी और करंट ईयर का भी। ठीक है, और फिर देखोगे कि एक्चुअल किस प्रोडक्ट की वजह से ये जीपी बढ़ रहा है। और ठीक है, ताकि इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स की भी तो परफॉर्मेंस वैल्यूएट हो ना, कि कौन कौन सा प्रोडक्ट कैसा कैसा परफॉर्म कर रहा है। समझ रहे हैं? ऐसे ओवर रहेंगे तो बीच में, अगर एक प्रोडक्ट वाला बड़ा अच्छा काम कर रहा है, दो वाले बड़े नालायक हैं, एक 40% ने, एक एक वाले ने 40% पॉइंट्स बढ़ा दिए जीपी, और दो ने पिछले साल से 3-3, 5-5% कम किया हुआ है, तो ओवरऑल तो बढ़ ही गई होगी। तो हम तो कहेंगे सब अच्छा है, नहीं अच्छा। प्रोडक्ट ए में सब अच्छा है, बी सी में अच्छा नहीं है। बी सी पे फिर फोकस करने की जरूरत है अगले साल, नहीं। ठीक है, तो अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं तो फिर हर एक का अलग अलग रेवेन्यूज भी और कॉस्ट ऑफ सेल्स भी और जीपी भी। बात समझ आ गई? तो पहला क्वेश्चन भी मैं ऐसे ही कराऊंगा, जिसमें पिछले साल सिर्फ एक प्रोडक्ट था, अगले साल एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, तो दो हो गए। तो अगले साल के जो रेवेन्यूज होंगे वो 2 प्रोडक्ट्स के होंगे। वेरी बिल्कुल, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी 2 प्रोडक्ट्स की, जीपी भी 2 प्रोडक्ट्स का। तो फिर अलग अलग करना पड़ेगा कि करंट ईयर में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के रेवेन्यूज और कॉस्ट ऑफ सेल्स और जीपी कितना है, और न्यू के रेवेन्यूज, कॉस्ट ऑफ सेल और जीपी कितना है, ताकि पता चले कि जो बढ़ा है वो न्यू प्रोडक्ट की वजह से बढ़ा है या एग्जिस्टिंग की वजह से बढ़ा है या दोनों की वजह से बढ़ा है, जो भी है। ठीक है जी, बात समझ आ गई यहां तक? अच्छा, उसके बाद एनपी रेशो, पीबीआईटी ओवर सेल्स। लेट्स से यही कंपनी सेम है, कंटिन्यूटी है। वो था पिछली दफा 20%, अब है 28%। हाँ जी, बढ़ गया। कितना बढ़ा? 8 परसेंटेज पॉइंट्स, 8% नहीं बढ़ा, 8 परसेंटेज पॉइंट्स बढ़ गया। अच्छी बात है, बुरी बात? बहुत अच्छी बात है यार, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है 8 परसेंट पॉइंट। रीजन क्या होगी? तो अब रीजन में ना आपने यहां पे सेल्स डिस्कस नहीं करनी ना कॉस्ट ऑफ सेल्स करनी है, क्योंकि सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स दोनों चीजें हम यहां पर डिस्कस कर चुके हैं जीपी में। अब जीपी में और एनपी में डिफरेंस किसका होता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का, यही होता है। हाँ, जीपी में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करते तो एनपी आता है, पीबीआईटी आता है, ऐसा ही है। हाँ, तो अब हमने जो बात करनी है ना एनपी रेशो में, रीजन, वजह जो बतानी है, उसमें सिर्फ ना सेल डिस्कस करनी है ना कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्या डिस्कस करना है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिए होंगे 3-4। हाँ, तो हर ऑपरेटिंग एक्सपेंस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन ओवरऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंस पहले बताएंगे कि इतने बढ़ गए, इतने कम हो गए, और उसमें से फिर बताए होंगे, रेंट बताया होगा, सैलरीज बताई होंगी, हाँ, एडमिन कॉस्ट बताई होगी, कोई मार्केटिंग कॉस्ट बताई होगी, ठीक है, कोई इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, सारे ऑपरेटिंग कॉस्ट हैं बताई होंगी 3-4।
तो पहले टोटल बताएंगे कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस इतने बढ़े हैं, इतने कम हुए, अच्छी बात है बुरी बात, और फिर जो टोटल इंक्रीज आया ऑपरेटिंग एक्सपेंस में वो फिर हर एक को इंडिविजुअल भी डिस्कस करेंगे। अब तो बेटा 8 परसेंटेज पॉइंट्स इंक्रीज कर गया। हाँ, 8 परसेंटेज पॉइंट्स इंक्रीज कर गया, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, परफॉर्मेंस अच्छी होगी, बल्ले बल्ले होगी। अब यहां पे डिस्कस किसको करना है, ना सेल्स को ना कॉस्ट ऑफ सेल्स को, किसको डिस्कस करना है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो बेटा ऑपरेटिंग एक्सपेंस कम हुए होंगे ज्यादा। हाँ जी, 20 से 28 हो गया, तो एक्सपेंसेस क्या हुए होंगे, कम या ज्यादा। हाँ जी, तो मेरे सामने एक स्टूडेंट बैठा हुआ वो कह रहा है कम हो रहे हैं, और आप में से मेरा ख्याल है जो ऑनलाइन सुन रहे हैं उनमें से भी मेजोरिटी ने यही सोचा होना, क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो बेटा ऑपरेटिंग एक्सपेंस कम नहीं हो रहे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस बढ़ गए हैं पिछले साल से। अब आप कहेंगे प्रॉफिट बढ़ रहा है तो एक्सपेंस कैसे बढ़ गया, एक्सपेंस तो कम होना चाहिए। तो बेटा देख लो, सिंपल मैथ्स करते हैं फिर समझाता हूँ लॉजिक। हाँ, जीपी था 30%, एनपी कितना है 20%, तो डिफरेंस क्या है, एक्सपेंसेस 10%। ऐसा ही है। हाँ, ऐसा ही है। अच्छा, जीपी कितना 40, एनपी कितना 28, एक्सपेंस कितने, पहले 10% थे, अब कितने हो गए, तो ये तो 2% बढ़ गए। तो बेटा ऑपरेटिंग एक्सपेंस कम नहीं हुए, हाँ जी, 2% पॉइंट्स बढ़ गए हैं, बढ़ गए ना। हाँ, तो अब क्या ये कैसे बढ़ गए, तो बेटा देखो, जीपी कितना बढ़ा, 10 परसेंटेज पॉइंट्स बढ़ा। अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इन लाइन रहते, मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंस इन लाइन रहते, इन लाइन रहने का मतलब क्या है, जितनी सेल्स बढ़ी हैं, जितना सेल्स में चेंज आया है उतना ही ऑपरेटिंग एक्सपेंस में चेंज, देखो ना, सेल्स बढ़ी है तो बिजली का बिल भी बढ़ना है, मार्केटिंग भी ज्यादा कर रहे होंगे, हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन लोग भी ज्यादा रखने पड़ेंगे। तो बेटा अगर जिस परसेंटेज से सेल्स बढ़ रही है ना, अगर उतने परसेंट ही एक्सपेंसेस भी चेंज होते, उतने परसेंट चेंज होते, तो जितना जीपी बढ़ रहा ना, एनपी भी उतना ही बढ़ना चाहिए था। जीपी कितना बढ़ रहा है, 10 परसेंटेज पॉइंट्स, तो एनपी भी कितना बढ़ना चाहिए था, 10 परसेंटेज पॉइंट्स ही बढ़ना चाहिए था। जीपी 10 परसेंटेज पॉइंट्स बढ़ रहा है, तो अगर एक्सपेंसेस क्या रहते, इन लाइन रहते, यानी कि पहले 10% थे तो अब भी कितने रहते, 10 ही रहते, तो 40 में से 10 माइनस करते तो क्या आता, 30 आता, 30 आता, तो 20 से क्या होता, 30, 30 होता। तो अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इन लाइन रहते, यानी कि जितना चेंज सेल्स में उतना ही चेंज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में होता, तो बेटा जितना जीपी बढ़ा ना उतना ही एनपी बढ़ना चाहिए था। जीपी कितना बढ़ा है, 10 परसेंटेज पॉइंट्स, तो एनपी भी कितना बढ़ना चाहिए था, 10 परसेंटेज पॉइंट्स बढ़ना चाहिए था। तो प्रॉफिट बढ़ना चाहिए था 10, बढ़ा कितना है 8, तो जितना बढ़ना चाहिए था उतना इंक्रीज नहीं आया। कितना इंक्रीज कम आया, 2 परसेंट पॉइंट्स का इंक्रीज कम आया, तो इसका मतलब एक्सपेंसेस 2 परसेंटेज पॉइंट्स बढ़ गए हैं। हाँ, तो देखो, जितना चेंज अगर जीपी में है ना, उतना ही चेंज अगर एनपी में होता, अगर ये 30 होता, हाँ, तो एक्सपेंसेस क्या रहते, सेम, सेम मतलब नंबर्स में नहीं, परसेंटेज वाइज सेम रहते। अगर सेल्स बढ़ी तो ये भी बढ़ते। हाँ, और अगर इसमें 10% का इंक्रीज है और इसमें उतना इंक्रीज नहीं है, हाँ, नहीं इंक्रीज, तो इसका मतलब एक्सपेंसेस बढ़े हैं। और अगर ये 35% आ रहा होता, कितना आ रहा होता, 35, कितना आ जाता, 35, ये मैं पहला बना रहा हूं, ये मैं दूसरा बना रहा हूं, ये मैं तीसरा बना रहा हूं। हाँ जी, ये 10 परसेंटेज पॉइंट बढ़ा, तो पहले वाले में भी कितना बढ़ा, 10 परसेंटेज पॉइंट, तो एक्सपेंसेस क्या रहे, सेम, पहले 10 थे अभी 10 परसेंटेज वाइज। हाँ, लेकिन अगर वो भाड़ा 10 और ये भाड़ा है 8, हाँ, फायदा होना चाहिए, तो 10 हुआ 8 है, तो 2% फायदा कम हुआ है, 2 परसेंटेज पॉइंट, तो इसका मतलब एक्सपेंसेस बढ़े हैं, और बढ़े हैं 10 से कितने हो गए हैं 12। और अगर ये 10 बढ़ रहा है और ये 20 से 35 में कितना बढ़ रहा है 15, तो फायदा बढ़ना चाहिए था 10, बढ़ा कितना है 15, ज्यादा बढ़ गया, तो एक्सपेंसेस अब 5 परसेंटेज पॉइंट्स कम हुए होंगे। तो देखो पहले 10 थे, अब कितने हुए हैं 5, अब कितने हुए हैं 5, 35 आ गया ना, 40 - 35 करोगे। हाँ, लेकिन इस तरह से इंटरप्रिटेशन क्या है, मुश्किल, थोड़ा सोचना पड़ रहा है। हाँ, तो आपने क्या करनी है, आपने जब एनपी रेशो की डिस्कशन करनी है ना, तो देखो दो तरह से एनालिसिस होता है, एक होता है वर्टिकल, ये वर्टिकल एनालिसिस है। वर्टिकल एनालिसिस क्या होता है कि हर एक्सपेंस को किसके परसेंटेज देखना आपने, सेल्स के, एक्सपेंस डिवाइड बाय सेल्स, एक्सपेंस डिवाइड बाय सेल्स, एक्सपेंस डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, वो होता है वर्टिकल एनालिसिस। हाँ, एक होता है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्या होता है, चेंज कैलकुलेट करना है। हाँ, सेल्स का चेंज, अच्छा सेल्स का तो होना ही हॉरिजॉन्टल है ना, सेल्स का तो वर्टिकल हो ही नहीं सकता।
उसका तो चेंज ही आना है। हाँ, रेशो भी वर्टिकल ही होती है, जीपी ओवर सेल्स, एनपी ओवर सेल्स, वो भी वर्टिकल ही है। लेकिन जब आप चेंज कैलकुलेट करते हैं ना, जीपी का चेंज कैलकुलेट कर रहे हो, एनपी का चेंज कैलकुलेट कर रहे हो, एक्सपेंसेस का चेंज कैलकुलेट कर रहे हो, तो वो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता है। अब सोल्यूशन जो किया हुआ है ना उसने, एग्जामिनर ने 90% क्वेश्चंस का हॉरिजॉन्टल किया हुआ है, मतलब चेंजेस। रेशियोज तो वैसे ही कैलकुलेट करता है ना, जीपी वर्ड से जो फॉर्मूला है। एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूं, तो वो एक्सपेंसेस जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के जितने भी दिए होते हैं, चार पांच, हाँ, तो वो क्या करता है, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस करता है, चेंज करता है। हाँ, एक दो क्वेश्चन में उसने क्या किया हुआ, पास्ट पेपर के सोल्यूशन में वर्टिकल भी किया हुआ है। तो हमने एक ही अप्रोच रखनी है। तो हम हर क्वेश्चन किससे करेंगे, हॉरिजॉन्टल करेंगे। हॉरिजॉन्टल किस तरह करेंगे, अच्छा एनपी रेशो आ गया। अब आपने क्या करना बेटा, चेंज कैलकुलेट करना है। लेट से रेंट दिया हुआ है, रेंट दिया हुआ है, पिछले साल था 10,000, इस साल भी 10,000 है, तो चेंज क्या है, नो चेंज। हाँ, अब सेल्स कितनी बढ़ी है, लेट से, और सेल्स जो है ना, सेल्स, सेल्स ही पहले 1 लाख, अब है 1,20,000, तो सेल्स का चेंज कितना है, 20% इंक्रीज, ऐसा ही है। अब आपने ना हर एक्सपेंस के चेंज को किसके साथ कंपेयर करना है, सेल्स के साथ। सेल्स में इंक्रीज 20% का है, तो अगर एक्सपेंस में भी, तो एक्सपेंस में भी इंक्रीज कितना होना चाहिए, 20%। अगर 20% होगा ना, तो उससे एनपी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर सेल्स में 20% इंक्रीज आया और एक्सपेंस में 20% से ज्यादा इंक्रीज आ जाए, तो उसकी वजह से एनपी क्या हुआ होगा, कम। और अगर सेल्स 20% बढ़ रही है और कोई एक्सपेंस 20% से कम बढ़ रहा है लेकिन 20% नहीं बढ़ रहा, 20% से कम बढ़ रहा है, तो उस एक्सपेंस की वजह से नेट प्रॉफिट्स बढ़े होंगे। तो आपने हर एक्सपेंस की चेंज को किसके साथ कंपेयर करना है, सेल्स की चेंज के साथ। सेल्स की चेंज के बराबर है, तो नेट प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट नहीं आया होगा उस वजह से। और अगर सेल्स की चेंज से ज्यादा बढ़ रहा है एक्सपेंस, तो उसकी वजह से नेट प्रॉफिट्स कम हुए होंगे। और अगर सेल्स की इंक्रीज से कम इंक्रीज आ रहा है एक्सपेंस में, तो उसकी वजह से फिर प्रॉफिट्स बढ़ रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा अब ये रेंट है, सेल्स 20% बढ़ी है, रेंट फिक्स था, जो पिछले साल था इस साल भी वही है, रेंट नहीं बढ़ा, तो इसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी, क्योंकि सेल्स बढ़ी है 20%, तो ये एक्सपेंस भी 20% बढ़ना चाहिए था, नहीं बढ़ा, तो इसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो हम लिखेंगे यार ये फिक्स कॉस्ट है, कोई चेंज नहीं आया लास्ट ईयर से, हाँ, और सेल्स का इंक्रीज 20% आया, तो इसकी वजह से हमारी प्रॉफिटेबिलिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। उसके बाद आ जाओ इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट थी पिछले साल 20,000, लेट से, इस साल है 22,000। हाँ, कितना चेंज आया, करंट माइनस प्रीवियस ओवर प्रीवियस इंटू 100, हाँ, 22 - 20 ओवर 20 इंटू 100, सही हो गया। ये आया 10% का इंक्रीज। हाँ, अब सेल्स कितनी इंक्रीज की है, 20%, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस भी कितना इंक्रीज होना चाहिए था, 20% होना चाहिए था, हुआ कितना है, 10%। तो जितना रेवेन्यूज बढ़े उतना एक्सपेंस नहीं बढ़ा, तो इसकी वजह से हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी होगी। ये कंट्रोल में है एक्सपेंस हमारे, ये हमने कंट्रोल किया है। इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं एक्सपेंस कम हुआ है, नंबर्स में तो बढ़ा, 20 से 22 हुआ है, लेकिन टेक्निकली कम हुआ है। क्यों, क्योंकि सेल्स बढ़ी ना 20%, तो इसको भी 20% बढ़ना चाहिए था, ये 20% नहीं बढ़ा, तो इसका मतलब हमने इसको कंट्रोल किया हुआ है। ठीक है, तो इसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी होगी। इस तरह एक मार्केटिंग कॉस्ट है, लेट्स से, कौन सी कॉस्ट है, वो पिछले साल थी कोई 10,000, इस साल है 30,000। हाँ, कितना चेंज आया, 200% का। कैसे, करंट, हाँ, माइनस प्रीवियस ओवर प्रीवियस इंटू 100, 200% का इंक्रीज आ गया। तो बेटा सेल्स कितनी बढ़ी है, 20%, एक्सपेंस भी 20% बढ़ना चाहिए था, एक्सपेंस बढ़ गया 200%, तो इसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी होगी या कम हुई होगी, कम हुई हुई है। बात समझ आ गई, कम हुई है। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसकी जब रीजन पे जाएंगे ना, हाँ, तो मार्केटिंग इतनी ज्यादा क्यों की, हो सकता है हमने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया हो। तो अगर हमने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया तो उसके लिए तो मार्केटिंग करनी करनी थी शुरू में। हाँ, तो बेटा कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो आपके वन ऑफ होते हैं या एक ही दफा इनकर होने होते हैं। जैसे आपने कोई वेबसाइट बनवा ली, नहीं, अब वो वेबसाइट बनाने की कॉस्ट एक ही दफा नहीं है, उसके बाद तो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट ना वेबसाइट की। अब वेबसाइट की कॉस्ट आ गई, उसके एक्सपेंस बढ़ गए हैं, एक्सपेंस बढ़ गया, लेकिन वो फ्यूचर में वो एक्सपेंस अकर नहीं होना, तो इस पीरियड में तो उसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी आपकी कम हुई है। लेकिन
ये वरिंग साइन नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में वो एक्सपेंस दोबारा इंकर नहीं होना, तो फ्यूचर में प्रॉफिटेबिलिटी दोबारा बढ़ जाएगी। तो ऐसे एक्सपेंसेस जो करंट ईयर में बहुत ज्यादा इंकर हो गए हों लेकिन वो फ्यूचर में उतने इंकर नहीं होने या होने नहीं है, तो वो वरिंग साइन नहीं होता, क्योंकि वो वन ऑफ है या वो उतने दोबारा रिपीट नहीं होने। तो उसकी वजह से करंट प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई है लेकिन फ्यूचर में दोबारा ज्यादा नहीं होंगे, तो फ्यूचर में प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। और वो जो एक्सपेंस आपने किया है उसकी वजह से फ्यूचर में फायदा भी होना है। जो आपने मार्केटिंग की है, हाँ, जो मार्केटिंग कर दी है, तो उसकी वजह से करंट पीरियड में सेल्स बढ़ेंगी ना, लेकिन सारी करंट पीरियड में नहीं बढ़नी, अगले सालों में भी। आज जो मार्केटिंग कर रहे हो ना आप, उसकी वजह से सेल्स सिर्फ आज ही नहीं बढ़नी, फ्यूचर में भी बढ़ेगी। जैसे लेट से अभी गाड़ी का कोई आप देखते हो ऐड, सारी दुनिया देख रही है, मतलब आप वो मैच के दौरान ऐड आया, तो मैच तो वो लोग भी देख रहे होते हैं जो बूढ़े हैं, हाँ, वो भी लोग देख रहे होते हैं जो अपने अभी प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट की हुई है, वो भी देख रहे होते हैं जो स्टूडेंट्स हैं, वो भी देख रहे होते हैं जो बच्चे हैं, सबने देख लिया। हाँ, अब आप लोगों में ने भी देख लिया वो गाड़ी का ऐड। अभी तो आप वो पोटेंशियल बायर नहीं उस गाड़ी के, लेकिन आज से 4 साल बाद, 5 साल बाद जब आप कमा रहे होंगे, तो आपके पास पैसे आएंगे तो किस्तों में गाड़ी भी लोगे। ऐसा ही है। तो एड जो आपने देखा हुआ है, आज आपको पता होगा यार, जब गाड़ी लेनी है, अच्छा यार ये भी गाड़ी है, इसको भी मैं देखूं जाके, ये भी मेरी रेंज में आती है, इसको भी चेक करूं, इसके भी फीचर चेक करूं। हाँ, तो आज जो आपने ऐड देखा हो, तो हो सकता है सेल 4-5 साल, 4 साल बाद हो रही हूँ उस ऐड की वजह से। सही है। तो जो आप मार्केटिंग करते हो ना, वो भी क्या है, इस साल आपने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, मार्केटिंग बढ़ा दी, बढ़ गई, लेकिन अगले साल इतनी मार्केटिंग नहीं करनी, तो ये वरिंग साइन नहीं है। तो ये लिखना है वहां पर कि इसकी वजह से करंट पीरियड में प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई है, लेकिन ये वरिंग साइन नहीं है, क्योंकि नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, मार्केटिंग करनी पड़ गई, लेकिन फ्यूचर में दोबारा इतनी ज्यादा कॉस्ट इंकर नहीं होनी। हाँ, तो ये दोबारा कम हो जाएगी, तो फ्यूचर में प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो जो एक्सपेंस ऐसा हो जो वन ऑफ हो या फ्यूचर में उतना इंकर नहीं होना जितना करंट पीरियड में हो गया, तो वो वरिंग साइन नहीं होता। ठीक है, ये लिखना है आपने साथ, समझ आ गई। अब बच्चों, जब आपको क्वेश्चन आएगा तो इनकम स्टेटमेंट में नहीं होगी सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, जीपी, रेंट, हाँ, सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी, मार्केटिंग, प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले हेड किसका बनाना है, सेल्स का। और सेल्स का क्या कैलकुलेट करना है, चेंज, करंट माइनस प्रीवियस ओवर प्रीवियस से 200 कर दिया। अब अगर एक ही प्रोडक्ट है, अगर एक ही प्रोडक्ट का डाटा दिया तो बस चेंज आ गया, और चेंज आपने बता देना पॉजिटिव नेगेटिव और खत्म बात। हाँ, लेकिन अगर प्रोडक्ट एक से ज्यादा है, तो फिर आपने क्या करना है, ये तो टोटल आ गया चेंज, फिर प्रोडक्ट ए की सेल्स लास्ट पीरियड की और करंट पीरियड की अलग अलग करेंगे, तो प्रोडक्ट ए का भी चेंज कैलकुलेट करोगे और प्रोडक्ट बी का भी चेंज कैलकुलेट करोगे। ठीक है, और फिर ओवरऑल चेंज बताने के बाद फिर ए का चेंज बताओगे, बी का चेंज बताओगे, और बताओगे ओवरऑल प्रोडक्ट ए की वजह से बढ़ रही है सेल्स या बी की वजह से बढ़ रही है। ठीक है जी, बात समझ आ गई। दूसरा ऐड बनाना आपने जीपी का, जीपी रेशो लास्ट ईयर की और करंट ईयर की, आ गई। अच्छा, लास्ट ईयर की करंट ईयर की जीपी रेशो आ गई, इंक्रीज डिक्रीज बता दिया। और अगर प्रोडक्ट एक ही है तो बस खत्म होगी बात, इंक्रीज डिक्रीज बता के बस बता देना प्राइस बढ़ गई, यहाँ कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो गई, मटेरियल कॉस्ट कम हो रही है, लेबर कॉस्ट, जो भी क्वेश्चन में बताया होगा। सही है। लेकिन अगर प्रोडक्ट दो है, तो फिर जीपी दोनों प्रोडक्ट्स का अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा, लास्ट पीरियड का भी और करंट पीरियड का भी। यानी कि लास्ट पीरियड की भी सेल्स लोगे प्रोडक्ट ए बी की, और लास्ट पीरियड की कॉस्ट ऑफ सेल्स भी लोगे ए बी की, और करंट ईयर की भी कॉस्ट लोगे ए बी की और रेवेन्यूज भी लोगे, और जीपी कैलकुलेट करोगे अलग अलग, और फिर दोनों प्रोडक्ट्स का जीपी भी अलग अलग कैलकुलेट करोगे, लास्ट ईयर का भी और करंट ईयर का भी, ताकि बताएंगे यार टोटल इंक्रीज डिक्रीज इतना आया, और उसमें से प्रोडक्ट ए का ये था, बी का ये था जीपी, तो ओवरऑल जो जीपी बढ़ा है वो प्रोडक्ट ए की वजह से बढ़ा है या बी की वजह से बढ़ा है, फिर वो भी बताना पड़ेगा। सही हो गया, समझ गए। बस यहां तक ही होता है मुश्किल क्वेश्चन, उसके बाद आगे आसानी है। उसके बाद इन एक्सपेंसेस को अलग अलग नहीं करना होता, ये टोटली डिस्कस करने होते हैं, ये टोटली। हाँ, रेंट, तो रेंट का क्या, चेंज बता देंगे, और इस चेंज को किसके साथ कंपेयर करेंगे, ये टोटल चेंज है, तो इसको सेल्स के टोटल चेंज के साथ कंपेयर कर लेंगे। सही है जी। फिर इसी तरह सैलरीज चेंज कैलकुलेट करेंगे, और इस चेंज को टोटल सेल्स की चेंज के साथ कंपेयर कर लेंगे। सही है जी। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी चेंज, करंट माइनस प्रीवियस ओवर प्रीवियस इनटू 100, और समझ रहे बात, और लास्ट में मार्केटिंग, इसका भी क्या कैलकुलेट करेंगे, चेंज, और इसको कंपेयर कर लेंगे टोटल सेल्स की चेंज के साथ, इंक्रीज डिक्रीज बता के खत्म। और फिर एंड में नेट प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करेंगे, लास्ट और करंट, और उसमें डिस्कस कुछ भी नहीं करना,
बस उसमें बताना इंक्रीज डिक्रीज अच्छा बुरा खत्म। क्यों? क्योंकि हम सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल जीपी में डिस्कस कर चुके होंगे। हाँ, मतलब अच्छा, सेल्स तो सेल में डिस्कस कर चुके होंगे और जीपी में कॉस्ट ऑफ सेल डिस्कस कर चुके होंगे। हाँ, और ये एक्सपेंसेस हम डिस्कस इंडिविजुअली कर चुके हैं। तो एनपी में आगे कुछ बचता नहीं है ना। तो एनपी में बस एनपी रेशो कैलकुलेट करके इंक्रीज डिक्रीज अच्छा बुरा खत्म। बात समझ आ गई? करना क्या है? हाँ, अब मैं एक क्वेश्चन निकाल रहा हूं। वो क्वेश्चन का पार्ट ए आपने करना है। क्या करना है? पार्ट ए कैलकुलेशन का है। सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी है आपने प्रोडक्ट ए और बी की। उसमें स्टोरी क्या है कि एक सैलून है। हाँ, सैलून में ना पिछले साल सिर्फ मेल सर्विस फीमेल सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। सिर्फ फीमेल के लिए था वो सैलून। फीमेल जाती थी, कटिंग कराती थी, वो क्या स्ट्रेट कराती थी बाल, कलर कराती थी बाल, फला फला फला। हाँ, इस साल आपने मेल सर्विस भी स्टार्ट कर दी है उसी सैलून में, सेम सेम बिल्डिंग में। सही है? हम्म। तो पिछले साल के जो रेवेन्यूज होंगे वो सबके सब किसके होंगे? फीमेल के, क्योंकि पिछले साल तो सिर्फ फीमेल सर्विस थी। कॉस्ट ऑफ सेल भी सारे के सारे किसकी होगी? फीमेल की। और वो जो टोटल होंगे वही फीमेल के होंगे पिछले साल। लेकिन इस साल के रेवेन्यूज तो मेल फीमेल दोनों के होंगे। तो इस साल का पहले टोटल सेल का चेंज आएगा, फिर मेल का अलग और फीमेल का अलग। इस तरह जीपी भी अलग अलग करना पड़ेगा। हाँ, पार्ट भी मैं ही कराऊंगा परफॉर्मेंस का। फिर मैं सोल्यूशन भी रीड कराऊंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कितना लिखना है, कैसे लिखना है। आप लोगों ने सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन पढ़ के उसका क्या करना है? पार्ट ए करना है। क्या करना भाई? पार्ट ए। ये क्वेश्चन है ऑलिवर सलोन। हाँ, क्या क्वेश्चन है? ये आपको आ गया हुआ है, आपको सेंड कर दिया हुआ बच्चों। ऑलिवर सलोन के नाम से क्वेश्चन है। इसका करना है पार्ट ए। पार्ट बी मैं कराऊंगा। पार्ट ए सिर्फ 3 मार्क्स का है। सिर्फ कितने मार्क्स का है? 3 मार्क्स। ये आपने करना है। पार्ट बी जो परफॉर्मेंस मेजर करनी है ना वो मैं करवाऊंगा आपको। हाँ, पार्ट ए क्या है? कैलकुलेट द कैलकुलेट द एवरेज प्राइस फॉर हेयर सर्विस पर मेल एंड फीमेल क्लाइंट फॉर ईच ऑफ द ईयर 2008 एंड 2009। 2008 और 2009 की मेल की प्राइस पर सर्विस और फीमेल की प्राइस पर सर्विस कैलकुलेट करनी है। 8 9 की दोनों। अब जरा सुन लो, 2008 पिछला साल है, 2009 करंट ईयर है। तो पिछले साल में तो मेल सर्विस थी नहीं, सिर्फ क्या थी? फीमेल सर्विस। तो रेवेन्यूज डिवाइड बाय सर्विसेज, तो प्राइस पर सर्विस आ जाएगी। किसकी? फीमेल की, 9 की। और मेल की थी नहीं 8 में। जब 8 में आओगे तो 8 में फिर रेवेन्यूज टोटल होंगे। हाँ, तो उसमें से क्या करना पड़ेगा आपको? पहले अलग करना पड़ेगा फीमेल के रेवेन्यूज। तो लास्ट ईयर की वो प्राइस पर सर्विस आई होगी। हाँ, तो इस साल की जो प्राइस पर सर्विस होगी फीमेल की, उसको इस साल के सर्विसेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेवेन्यूज आ जाएंगे फीमेल के। और टोटल में से फीमेल के माइनस करेंगे तो मेल के रेवेन्यूज आ जाएंगे। और मेल के रेवेन्यूज को मेल की प्राइस से डिवाइड करेंगे तो मेल की प्राइस भी आ जाएगी, प्राइस पर सर्विस आ जाएगी। जरा पढ़ें इसको और करें, फिर मैं करवाता हूं। जल्दी कीजिएगा, आपके पास टाइम है सिर्फ 5 मिनट्स, 10 मिनट, 8 मिनट है क्योंकि क्वेश्चन लंबा है। 8 मिनट जल्दी से करें, फिर मैं करवाता हूँ। जी बच्चों, अब प्राइस कैलकुलेट करनी है मेल और फीमेल की। तो मैं जरा रीड करने लगा क्वेश्चन, जरा देख लीजिएगा। ऑलिवर इज द ओनर एंड मैनेजर ऑफ ऑलिवर सलोन विच इज क्वालिटी हेयर ड्रेसर दैट एक्सपीरियंस हाई लेवल ऑफ कंपटीशन। हाँ जी, कंपटीशन क्या है? हाई लेवल कंपटीशन है। इसका मतलब ग्रोथ ज्यादा नहीं होगी। अगर ग्रोथ ज्यादा हो रही है तो ये बहुत इंप्रेसिव बात है, क्योंकि कंपटीशन बहुत स्ट्रांग है। तो जब कंपटीशन स्ट्रांग होता है तो ग्रोथ ज्यादा नहीं होती। द सलोन ट्रेडिशनली प्रोवाइड अ रेंज ऑफ हेयर सर्विस टू फीमेल क्लाइंट्स ओनली। ट्रेडिशनली वो सिर्फ फीमेल क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड करते थे, इंक्लूडिंग कट्स, कलरिंग एंड स्ट्रेटनिंग। अ ईयर गो एट द स्टार्ट ऑफ 2009, 2009 के स्टार्ट में Oliver decided to expand his operation to include the hairdressing needs of male clients. Male hairdressing prices are lower, the work simpler, mainly haircuts only, and so the time taken per male client is much less. The price for female clients were not increased during the whole 2008 and 2009. ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन थी। फीमेल की प्राइस आपने चेंज नहीं की, जो 2008 में थी वही 2009 में। तो फीमेल, तो 2008 का डाटा सारा किसका होगा? फीमेल का ही। तो जो फीमेल की प्राइस आएगी 2008 में, 2009 में भी क्या होगी? सेम। तो वो तो दोनों सालों की आ जाएगी। जो 8 की होगी वही 9 की हो जाएगी, ऐसा ही है। लेकिन जो 9 की डाटा है इसमें दोनों का है, मेल और फीमेल दोनों का है। तो इसमें से अलग अलग भी करना पड़ेगा मेल और फीमेल का। आगे वो कह रहा है एंड मिक्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड फॉर फीमेल क्लाइंट्स इन 2 years was the same.
फाइनेंशियल डाटा दिया हुआ, सेल्स दी हुई है। कॉस्ट ऑफ सेल्स में स्टाफ कॉस्ट है और हेयर प्रोडक्ट कॉस्ट है, फीमेल की भी और मेल की भी। और मेल की देखिए सिर्फ 9 में है, 8 में नहीं है। सही है जी। जीपी आ गया, ये जीपी टोटल है, तो अलग अलग भी करना पड़ेगा परफॉर्मेंस के लिए। 9 का मेल का कितना, फीमेल का कितना, और 8 का तो हो गई सारा, जो टोटल है वही फीमेल का था सारा। ऐसा ही है। फिर उसके बाद एक्सपेंसेस हैं जी, रेंट है, एडमिन कॉस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी, एडवर्टीजमेंट है। आगे कह रहा है ऑलिवर इज डिसअपॉइंटेड विद हिज फाइनेंशियल रिजल्ट्स। हाँ जी, प्रॉफिट देखें 78 से कितने हो गए, 80, और एक 6 से एक 12 बढ़े हैं प्रॉफिट्स, लेकिन वो डिसअपॉइंटेड है। ही थिंक्स सलोन इज मच बिजियर देन अ ईयर अगो एंड वाज एक्सपेक्टिंग मोर प्रॉफिट्स। He has noted the following extra information. Some female clients complained about the change in atmosphere. देखो सेम बिल्डिंग में आपने मेल सर्विस स्टार्ट कर ली है, तो कुछ फीमेल क्लाइंट्स ने कंप्लेंट किया है एटमोस्फियर का। ठीक है। फॉलोइंग द इंट्रोडक्शन ऑफ मेल सर्विस विच क्रिएटेड टेंशन इन द सलोन। ठीक हो गया। तो ये एक पॉइंट है जो हम लिखेंगे ऑब्वियसली डिस्कस करते हुए। तो इससे हो सकता है फीमेल की सेल्स कम हुई हो इस वजह से। हाँ। दूसरा, टू न्यू स्टाफ मेंबर वर रिक्रूटेड एट टू स्टार्ट ऑफ 2009। देखो स्टाफ कॉस्ट पहले थी 65,000, अब कितनी है, 91,000। स्टाफ कॉस्ट बढ़ी है, तो एक तो हो सकता है वैसे इंक्रीज आ गया हो सैलरीज में। हाँ। और दूसरा क्या है, 2 नए बंदे भी हायर किए हमने। अच्छा, द फर्स्ट पोस्ट जूनियर हेयर ड्रेसर टू सपोर्ट द स्पेशलिस्ट हेयर ड्रेसर्स फॉर फीमेल क्लाइंट्स। हाँ जी, 2 स्टाफ मेंबर उसमें जो हायर किए हैं, उसमें से एक फीमेल जूनियर फीमेल है, जिस जो फीमेल हेयर ड्रेसिंग के लिए हमने हायर की है। शी वॉज अपॉइंटेड एट सैलरी ऑफ 9,000, और उसकी सैलरी कितनी है, 9,000। द सेकंड न्यू स्टाफ मेंबर वॉज अ स्पेशलिस्ट हेयर ड्रेसर फॉर द मेल क्लाइंट्स। मेल क्लाइंट्स के लिए एक ही स्पेशलिस्ट हमने हायर किया है। ठीक है। There were no increase in pay for existing staff at the start of 2009 after a big rise at the start of 2008. 2008 में 8 से 9 में सैलरीज बढ़ी नहीं है। जो 8 में थी वही किस में है, 9 में। जो एग्जिस्टिंग स्टाफ की सैलरीज है ना, वो नहीं बढ़ी। वो कह रहा जी हमने 2008 में ज्यादा बढ़ा दी थी, और उस वजह से हमने 2009 में कोई सैलरी नहीं बढ़ाई। तो पिछले साल 65,000 थी, तो इस साल भी कितनी होनी चाहिए थी, 65, लेकिन कितनी है, 91। तो जो बढ़ी है 26,000, ये किसकी होंगी सारी की सारी, 2 न्यू स्टाफ मेंबर की। और उस 26 में से भी 9,000 किसकी है, जूनियर की। ऐसा ही है। तो 26 में से 9 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 17,000। तो 17,000 वो जो स्पेशलिस्ट हायर किया ना मेल, उसकी होगी। ठीक है। कहते हैं विच वॉज डिजाइन टू कवर 2 years। कंप्लेंट्स 12 से 46 होगी। और कंप्लेंट्स की एक रीजन क्या है, मेन जो उसने बताई हुई है, टेंशन क्रिएट होगी सैलून में। हाँ। फिर मेल विजिट्स पहले तो थे ही नहीं, अब कितने हैं, 3,425। फीमेल पहले 8,000 थे, अब कितनी है, 6,800। देखो अब फीमेल क्लाइंट्स कम हो रही हैं और सेलिंग प्राइस सेम है, तो रेवेन्यूज भी कम ही हुए होंगे फीमेल के। कितने वो कैलकुलेट करने पड़ेंगे। सही है जी। उसके बाद स्पेशलिस्ट कितने थे फीमेल क्लाइंट्स के लिए, कितने बंदे थे, पहले 4 थे, अब एक और बढ़ाया था, तो कितने हो गए, 5। और मेल के लिए पहले कोई नहीं था, अब एक है। ऐसा ही है। अब प्राइस कैलकुलेट करनी है, तो पहले मैं 2008 की करने लगा हूं। और 2008 का सारा डाटा किसका है, फीमेल का है। तो 2008 का सिर्फ फीमेल का ही आएगा ये। फीमेल, हाँ जी, सर्विस, प्राइस पर सर्विस। तो रेवेन्यूज कितने थे यार, 2 लाख, डिवाइडेड बाय सर्विसेज कितनी थी, 8,000। तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 8,000, 25। 25 पर सर्विस आ गया। तो बेटा जो 8 में है वही किस में है, 9 में भी वही है। ऐसा ही हो गया। अब आ जाओ 2009 में। 2009 में मेल की सिर्फ 2009 की होगी, फीमेल कितनी होगी। तो पहले मेल की रेवेन्यू चाहिए, तो क्या करोगे, टोटल रेवेन्यूज में से माइनस कर दोगे किसके, फीमेल रेवेन्यूज माइनस करोगे तो मेल रेवेन्यूज आ जाएंगे। टोटल रेवेन्यूज है 2,38,500। ऐसा ही है। इसमें से फीमेल के माइनस करने हैं, तो रेवेन्यूज कितना आते हैं, सेलिंग प्राइस 25 है 9 की, और 9 की सर्विसेज कितनी है, 6,800, यही है। तो 2,38,500 माइनस ये कितना है, 170, तो 68,500 आगे मेल के एवरेज। ऐसा ही है। और मेल की सर्विसेज कितनी है, 3,425, तो 20 पर सर्विस आ गया। ठीक हो गया। ये पार्ट ए हो गया। अब क्या करना है, पार्ट बी करना हम लोगों ने। पार्ट बी पे आ जाए। पार्ट बी क्या था बच्चों, कहता है असेस द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ सैलून यूजिंग द डाटा अबव। परफॉर्मेंस मेजर करनी है, तो पहले मैं कैलकुलेशंस कराने लगा, सारी सारी कैलकुलेशंस करा दूंगा आपको। और जब कैलकुलेशंस हो जाएंगे ना बच्चों, हाँ, तो फिर
उन्हीं को क्या कर देना, बाद में एक्सप्लेन कर देना आप लोगों ने, सही होगा जी। उन्हीं को एक्सप्लेन कर देना आप लोगों ने। ले जी भाई, अब जरा सुनिएगा, जरा ध्यान कीजिएगा। सबसे पहले, हाँ जी, सबसे पहले सेल्स, सेल्स ओवरऑल चेंज लेना है, हाँ। करंट सेल्स में, हाँ जी, चेंज इन सेल्स कैलकुलेट करना। करंट कितनी है? 2,38,500 माइनस प्रीवियस 2 लाख ओवर प्रीवियस 2 लाख इंटू 100, तो कितना आया? 19.25% का इंक्रीज आ गया। हाँ, तो ये ओवरऑल इंक्रीज है, तो जो बहुत इंप्रेसिव है, जो बहुत इंप्रेसिव है, क्योंकि कंपटीशन क्या था? स्ट्रांग। तो इतना इंक्रीज बहुत इंप्रेसिव है। हाँ, अब ये जो इंक्रीज आया, ये मेल की वजह से आया है, फीमेल की वजह से आया? तो बेटा चेंज मेल की वजह से तो आया है, क्योंकि जो सेल्स बढ़ी हैं इस दफा कॉस्ट ऑफ आपने इंक्लूड की। हाँ, तो मेल के रेवेन्यूज कितने हैं? 68,500, ऐसा ही है। तो उसकी वजह से तो बड़े ही बड़े रेवेन्यूज। लेकिन चेंज मेल का कैलकुलेट नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि 2008 में मेल सर्विस थी नहीं, तो उसका चेंज तो नहीं आ सकता। लेकिन फीमेल का चेंज तो आ सकता है। हाँ, तो फीमेल का चेंज कैलकुलेट कर लेंगे। फीमेल के करंट कितने हैं? 1,70,000, जो हमने कैलकुलेट किए हैं अभी, किए ना 1,70,000, ये किए थे 1,70,000। हाँ, माइनस प्रीवियस कितने हैं? 2 लाख। ये 2 लाख के 2 लाख फीमेल के थे, डिवाइड बाय 2 लाख इंटू 100, कितना आया? 15% क्या हो रही है? तो आपने बताना है यार कि ओवरऑल सेल्स बढ़ रही है 19.25%। हाँ, तो तो ये सारी मेनली किस वजह से बढ़ी हैं? मेल की वजह से बढ़ी हैं, क्योंकि फीमेल की तो सेल्स 15% क्या हो रही हैं? कम हो रही हैं। हाँ, और फीमेल की सेल्स कम होने की वजह क्या है? कि प्राइस तो सेम है, सर्विसेज कम हो रही हैं। और सर्विसेज कम होने की वजह क्या है? एक मेन वजह क्या है? एक मेन वजह तो है जो उसने बताई हुई है, कि आपने सेम सलोन में मेल सर्विस स्टार्ट की, जिससे फीमेल ने कंप्लेंट्स की थी, जिसकी टेंशन क्रिएट हुई एटमॉस्फेयर में, जो कंप्लेंट्स की फीमेल ने, उसकी वजह से फीमेल क्लाइंट्स क्या आना स्टार्ट हो गए? कम। एक तो ये वजह है। एक और वजह भी है। वो वजह क्या है? वो नॉर्मली बच्चों को नहीं मिलती। हाँ, और अगर नहीं भी लिखेंगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं बताऊंगा आपको। देखो, अगर आपका स्टाफ, फीमेल सेल्स कम हो रही है, एक रीजन तो बताइए। अगर फीमेल स्टाफ डीमोटिवेट हुआ होगा, तो उन्होंने जो क्वालिटी वर्क होगा उस पर इंपैक्ट आएगा कि नहीं आएगा? वर्क, हाँ, वर्क ऑफ क्वालिटी पे इंपैक्ट आएगा कि नहीं आएगा? अगर स्टाफ डीमोटिवेट होगा, फीमेल स्टाफ की बात कर रहा हूं, क्लाइंट्स की बात नहीं कर रहा, अगर स्टाफ डिमोटिवेटेड हुआ होगा इस दफा, तो उन्होंने सर्विस अच्छी प्रोवाइड नहीं की होगी, अच्छा काम नहीं किया होगा। हाँ, तो उसकी वजह से तो भी सेल्स कम हो सकती हैं। और यहां पर स्टाफ डिमोटिवेट हुआ है, कैसे? देखो, स्टाफ कॉस्ट कितनी थी पिछले साल? 65,000, 65,000 थी। हाँ, कितने बंदे थे पिछली दफा? 4। तो एक बंदे की सैलरी कितनी बनी? 65,000 डिवाइड बाय 4 करो, हाँ जरा। 16, ये सैलरी थी पर हेयर ड्रेसर, हेयर ड्रेसर, ऐसा ही है। हाँ, स्पेशलिस्ट हेयर ड्रेसर, यही थी। अच्छा, अब कितनी है? 91,000। 91,000 में से 65 तो ये माइनस करो, जो पिछले साल थी, और ये इंक्रीज नहीं हुई, ये उतनी ही रही। हाँ, तो इस दफा भी स्पेशलिस्ट हेयर ड्रेसर की कितनी है? फीमेल वाले की 16,250 ही है। 26,000 का जो इंक्रीज आया, इसमें से 9,000 पे किया किसको? जूनियर को, यही किया था। तो स्पेशलिस्ट को कितना पे कर रहे हो पर मेल स्पेशलिस्ट? 17,000। तो देखो, वो भी स्पेशलिस्ट थी फीमेल, उनको कितना पे किया जा रहा है? पिछले साल भी 16,250 था, इस साल भी कितना है? 16,250। और मेल, वो भी स्पेशलिस्ट ही है, उसको कितना पे कर रहे हो? तो बेटा जो पहले से स्टाफ स्पेशलिस्ट बैठा हुआ है, वो कहेगा हमारी 16,250 है सैलरी एक साल की, ऐसा ही है। और जो नया ऐड किया स्पेशलिस्ट, उसको 17,000 दे रहे हैं। तो एग्जिस्टिंग स्टाफ, आप भी होंगे अगर, तो आप पहले से काम कर रहे हैं कंपनी में, आपका भी वही है, आप भी स्पेशलिस्ट हो, एक नया स्पेशलिस्ट हायर किया है किसी और प्रोडक्ट के लिए, उसको ज्यादा सैलरी मिल रही होगी, तो आप क्या होंगे? डीमोटिवेट होंगे। जब आप डीमोटिवेट होंगे, तो आपकी क्वालिटी पे क्या आएगा? इम्पैक्ट। क्वालिटी के इम्पैक्ट की वजह से भी हो सकता है सेल्स कम हो गई हो फीमेल वाली। हाँ, तो ये दोनों वजह नहीं भी लिखेंगे, ये कोई बात नहीं है, लेकिन गहराई में थोड़ा सा मैं चला गया हूँ। ठीक है, इस उम्र में गहराई थोड़ी ज्यादा हो जाती है, आपकी उम्र में जरा कम होती है, तो बात समझ आ गई? हाँ, क्लियर होगी बात? बस ये आपने डिस्कस करना है, ये जो मैंने कैलकुलेशन कर ली है, यही आपने लिख लेना है। और कैसे लिखना है, कितना लिखना है, मैं सोल्यूशन रीड कराऊंगा आपको उनको, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए। दूसरा, हाँ जी, जीपी रेशो पे चलें। हाँ, लास्ट ईयर की और करंट ईयर की, तो लास्ट ईयर की जीपी रेशो पहले कैलकुलेट करो।
जीपी कितना है 1,06,000 डिवाइड बाय सेल्स कितनी है 2 लाख इंटू 100 53%। इस साल की कैलकुलेट करो, इस साल का जीपी कितना है 1,12,500 यही है, और सेल्स कितनी है 2,38,500 47.2% कर लेते हैं, ऐसा ही है, कम हो गया, कितना कम हुआ 5.8% तेज पॉइंट्स कम हो गया। अब ये जो जीपी कम हुआ है ये मेल की वजह से हुआ है या फीमेल, तो वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा जीपी मेल का भी और जी फीमेल का भी। किसका 2009 का। अब देखो मेल का जीपी कैलकुलेट हो सकता है 9 का, सेल्स भी आ जाए कॉस्ट ऑफ सेल्स भी आ जाए। हाँ, तो मैं फीमेल का पहले कैलकुलेट करने लगा। किसका जीपी। हाँ जी, सेल्स कितनी है 2009 की 170 माइनस करनी कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में पहले स्टाफ कॉस्ट आएगी। अब स्टाफ कॉस्ट पहले 65,000 थी, हाँ, प्लस 9,000 ये आ गया, प्लस हेयर प्रोडक्ट कॉस्ट। वो हेयर प्रोडक्ट कॉस्ट कितनी थी, वो है 27,000। ये देखो 27,000 आ रही नजर, ये कॉस्ट ऑफ सेल में ये स्टाफ कॉस्ट आ गई 65 प्लस 9 74, 74 प्लस 27, तो 1,70,000 में से 1,01,000 माइनस करें तो जीपी कितना है 69,000 और सेल्स कितनी है 1,70,000 40.59 तो 6% कर लें। हाँ, अब देखो टोटल जीपी कितना है 47.2% है, सही है 2009 का, और उसमें से फीमेल का कितना है 40.6, फीमेल का कम है, तो मेल का ये एवरेज है मेल और फीमेल का, तो फीमेल का कम है तो मेल का एवरेज से क्या होगा ज्यादा, तो इसका मतलब जीपी जो कम हो रहा है वो भी फीमेल की वजह से कम हो रहा है, मेल का तो ज्यादा, इससे मेल का भी कैलकुलेट करते हैं। हाँ जी, मेल के रेवेन्यूज कितने थे 68,500 यही थे रेवेन्यूज। कॉस्ट ऑफ सेल्स स्टाफ कॉस्ट कितनी आएगी 17,000, 17,000 कैसे है समझ आ गई ना, वो पेंस 91,000 है तो उसमें से 74,000 किसकी है फीमेल की, तो 91 से 74 माइनस करो तो 17,000, प्लस स्टाफ वो हेयर प्रोडक्ट कॉस्ट कितनी है 8,000, 8,000 ही है, तो 68,500 माइनस 25,000 तो 43,500 जीपी आ गया, डिवाइडेड बाय 68,500 इंटू 100 63.5%, ऐसा ही है। तो जो कम हुआ है वो किस वजह से कम हुआ है फीमेल की वजह से। अब उसकी वजह क्या है फीमेल की वजह से, पहला देखो, पहला तो स्टाफ कॉस्ट है, स्टाफ कॉस्ट है कैसे, पहले कितने स्टाफ मेंबर्स थे 4, और कितनी सर्विसेज प्रोवाइड हो रही थी 8,000, ऐसा ही है। हाँ, अब सर्विसेज कितनी प्रोवाइड हो रही हैं 6,800, तो भाई जब नंबर ऑफ सर्विसेज कम हो रही हैं तो बंदा कम करना चाहिए था बढ़ाना चाहिए था, कम करना चाहिए, मतलब सेल्स कम हो रही है तो बंदे भी कम करो, हमने बंदे बढ़ा लिए, पहले 4 बंदे थे अब कितने कर लिए 5, ऐसा ही है। तो रिसोर्स सही यूज नहीं हुआ, ये रिसोर्स है ना, जो हेयर ड्रेसर जो है ना ये सलोन का रिसोर्स है, इनको यूज करके सलोन फायदा लेता है। तो पिछली दफा 8,000 सर्विसेज प्रोवाइड की 4 बंदों ने, तो एक बंदे ने कितनी की 2,000 सर्विसेज पर स्टाफ मेंबर, ऐसा ही था। अब 6,800 की है लेकिन बंदे कितने हैं 5, तो 6,800 डिवाइड बाय 5 करो 1360 पर स्टाफ मेंबर, ऐसा ही है। तो बेटा रिसोर्स से यूज नहीं किया, रिसोर्स से यूज नहीं हुआ जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ गई है, ऐसा ही है। और दूसरा हेयर प्रोडक्ट कॉस्ट देखो वो बढ़ी है कम हुई है, पहले थी 29,000 अब कितनी है 27,000 फीमेल की, ऐसा ही है, ये कम हुई है बढ़ी है। अब आप नंबर्स देखोगे नंबर्स में कहोगे कम हुई है, हाँ 29 से 27 हो रही है, तो बेटा 29 से 27 कम नहीं हो रही बढ़ रही है, कैसे बताता हूं, बताता हूं। देखो पहले से थी 29,000 ऐसे ही, अब कितनी है 27,000, हाँ कम हो रही है, लेकिन कितनी कम होनी चाहिए थी जितनी सेल्स कम हो रही है। तो देखो 27,000 माइनस 29,000 डिवाइड बाय 29,000 इंटू 100 6.8%। अब देखो फीमेल की सेल्स कितनी कम हो रही है 15% हो रही है, तो कॉस्ट भी कितनी कम होनी चाहिए थी 15% कम होनी चाहिए थी हेयर प्रोडक्ट कॉस्ट, लेकिन वो कम हुई है 6.8%, उतनी कम नहीं हुई जितनी सेल्स कम हुई है, तो ये भी टेक्निकली बढ़ रही है, तो इसकी वजह से भी प्रॉफिटेबिलिटी
कम हुई है फीमेल की। तो फीमेल की जो जीपी कम हुआ उसमें दोनों वजह हैं, स्टाफ कॉस्ट भी है और हेयर प्रोडक्ट कॉस्ट भी है, क्योंकि सेल्स अगर 15% कम हो रही है तो हेयर प्रोडक्ट कॉस्ट भी 15% कम होनी चाहिए थी, लेकिन उतनी कम नहीं हुई। बात समझ आ गई है? ये मैं गहराई में चला गया हूं ज्यादा, आप नहीं भी जाएंगे इतनी गहराई में तो कोई मसला नहीं है। बात समझ आ गई? खत्म हो गया सवाल, बस हो गया जी जीपी। उसके बाद आ जाए एक्सपेंसेस पर। ऑपरेटिंग एक्सपेंस पहले क्या है? रेंट। पहले भी 10,000 था, अभी 10,000 है, नो चेंज। और इसको किसके साथ कंपेयर करना है? टोटल सेल्स के साथ। टोटल सेल्स इंक्रीज की 19.25% और रेंट चेंज नहीं हुआ, रेंट फिक्स कॉस्ट है, चेंज नहीं हुआ, तो इसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी होगी रेंट की वजह से, ऐसा ही है। फिर उसके बाद एडमिन कॉस्ट। हाँ जी, करंट कितना है? 9500 माइनस प्रीवियस कितना है? 9,000 डिवाइड बाय प्रीवियस 9,000 इंटू 100, 5.5% का इंक्रीज आया। तो सेल्स 19.25% इंक्रीज की है। तो बेटा जितना सेल्स इंक्रीज की है एक्सपेंसेस उतने इंक्रीज नहीं किए, तो इसकी वजह से भी प्रॉफिटेबिलिटी हमारी बड़ी होगी, ऐसा ही है। और वजह क्या? एडमिन कॉस्ट ज्यादा नहीं बढ़ी। तो देखो ना, सेम सलोन में आपने वो सर्विस यूज कर ली है, तो उसकी वजह से कैशियर तो वही होगा एक ही। पहले वो सिर्फ फीमेल के पैसे पकड़ रहा था, मेल के भी पकड़ता रहेगा, स्वीपर भी वही होंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कोई बहुत ज्यादा बढ़ी नहीं है। हाँ, एक अलग बिल्डिंग लेते ना तो रेंट भी बढ़ता और एडमिन कॉस्ट भी बढ़ती, उसके लिए भी एक लादा कैशियर देना पड़ता है, एक लादा सुपर करना पड़ता है, फला फला फला। तो इस ये वजह है एडमिन कॉस्ट के ना बढ़ने की। फिर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। अब देखो यार, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, और भाई नंबर ऑफ हेयर कट्स बढ़ेंगे तो मशीन ज्यादा चलेगी, तो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी ज्यादा होनी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, हाँ जी, करंट कितनी है? 8,000। प्रीवियस कितनी है? 7,000 डिवाइड बाय 7,000 इंटू 100। अच्छा, अब ये भी जितनी सेल्स बढ़ी उतनी नहीं बढ़ी, तो इसकी वजह से भी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करेगी, ऐसा ही है। अब ऑब्वियसली ज्यादा हेयर कट्स हो रहे हैं तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होनी थी, लेकिन उतनी क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि आपने सेम स्पेस यूज कर रहे हो। हाँ, तो सेम स्पेस यूज कर रहे हो तो भाई एसी तो वही चल रहा है जो पहले चल रहा था, एक्स्ट्रा नहीं चलाना पड़ा, लाइट्स भी वही चल रही थी, बस मशीन से ज्यादा चली है ना। या दूसरा क्या हो सकता है? अच्छा बच्चों, ये जो कॉस्ट होती है ना, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट या डिलीवरी कॉस्ट, वो कोरियर की कॉस्ट, ये जो होती है ना, ये सेमी कंट्रोलेबल होती है। ये 100% कंट्रोलेबल नहीं होती, क्योंकि इसमें यूनिट्स कंज्यूम करना हमारे कंट्रोल में है, लेकिन यूनिट का जो रेट है वो तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी पे है। अगर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ने रेट से बढ़ा दिए तो हमारी कॉस्ट तो बढ़ जानी है ना, जैसे वापडा बढ़ा देता है बिजली। अब हम उतनी बिजली यूज ही करते हैं लेकिन बिल क्या आता है? ज्यादा, या पहले से कम यूज करते हैं बिल फिर भी ज्यादा आ रहा है, ऐसा ही है। तो ये इसको ये भी बताना, ये 100% हमारे कंट्रोल में नहीं है, कंपनी के कंट्रोल में रेट्स हो सकता है बढ़ गए हो। और इसी तरह ही कोरियर कंपनी, मतलब आप डिलीवरी कॉस्ट है, डिस्पैच कर रहे हो। हाँ, पहले वो एक डिस्पैच करने का लेता था 100 रुपया, अब उसने 150 कर दिया। समझ गए? तो समझ गया बात। आखिरी क्या है? एडवर्टाइजमेंट। हाँ जी, करंट 5,000 माइनस प्रीवियस 2,000 ओवर 2,000 इंटू 100, 150% का इंक्रीज आ गया, आ गया। अब सेल्स बढ़ी 19.25%, ये उससे ज्यादा बढ़ गया, तो इसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी क्या हुई होगी? कम। लेकिन जो एडवर्टीजमेंट की है आपने, एक न्यू सर्विस लॉन्च की है, तो एडवर्टाइज आपको करना पड़ना था। हाँ, तो एडवर्टीजमेंट की है, उसकी वजह से बढ़ गया। लेकिन अब अगले पीरियड में नया प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करोगे तो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट दोबारा क्या हो जाएगी? कम। तो फ्यूचर में प्रॉफिटेबिलिटी दोबारा बढ़ जाएगी, तो ये इतना वरिंग साइन नहीं है। ऑल तो इससे करंट प्रॉफिट्स कम हुए हैं, लेकिन फ्यूचर में मसला नहीं आएगा, तो ये वरिंग साइन नहीं है। और फिर एंड पे एनपी रेशो, वो तो कैलकुलेट कर ही लेंगे ना, एनपी डिवाइड बाय सेल्स, एनपी टोटल, और बस इंक्रीज डिक्रीज खत्म से। बात समझ आ गई? हाँ, अब मैं इसका पढ़ाता हूँ आपको सोल्यूशन। ठीक है, ये जो कैलकुलेशंस की हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि लिखना कैसे है, कितना लिखना है। तो सोल्यूशन में मैं आता हूँ, मैं सोल्यूशन पढ़ाता हूँ आपको, ये आपको व्हाट्सअप कर दिए गए हुए नोट्स, तो वो देख लीजिएगा। जी, ये देखिएगा यार, बी पार्ट। हाँ, ये सोल्यूशन है, ला सुन लीजिएगा जल्दी से। सबसे पहले, अच्छा आपने भी यही करना है एग्जाम में, पहले कैलकुलेशन कर लेनी है सारी और फिर लिखना स्टार्ट करना है ऐसे। उसने ना ये जो वर्किंग की हुई ना साथ साथ, ये और ये आपसे साथ साथ नहीं होनी, आपने पहले कर लेनी है वर्किंग जैसे जैसे मैंने की है, और उसके बाद ये लिखना स्टार्ट करना है और इसी तरह हेड देना। पहला क्या है? सेल्स ग्रोथ। Oliver has say grown significantly during the 2 years with an increase of 19.25%। और उसने क्या लिखा हुआ? वर्किंग
वन, वर्किंग वन में उसने ऊपर करके दिखाई होगी कहीं पर, ठीक है। तो आपने भी पहले कैलकुलेट कर लेनी है, वर्किंग वन, वर्किंग टू, वर्किंग थ्री, वर्किंग फोर, वर्किंग फाइव, और लिखते जाना है, सही है जी। 19.25%, ये समझ आ गया। दिस इज इंप्रेसिव इन अ मच्योर इंडस्ट्री लाइक हेयर हेयर ड्रेसिंग, ठीक है जी। आगे वो कह रहा है द इंक्रीज हैज कम फ्रॉम द लॉन्च ऑफ अ न्यू मेल हेयर ड्रेसिंग with a significant contraction in the core female business down 15%। समझ आ गई बात, किस तरह लिखा हुआ उसने, कितना लिखा हुआ है, खत्म होगी बात, सेल्स खत्म। हाँ जी, ग्रॉस मार्जिन, हाँ, Oliver hairdressing overall gross margin, total overall gross margin has reduced significantly down from 53 to 47.2% in 2009। समझ आ गई बात, ओवरऑल आगा। देयर हैज बीन एन इंक्रीज, अच्छा वजह क्या हुई, रीजन बता रहा है। देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन स्टाफ number for the female part of the business, and this combined with the fall in volume of sales from female clients has significantly damaged margins from the customer type with a fall 53 to 40.5। ये हमने कैलकुलेट किया था, 40.5 कुछ आ रहा था, हाँ, ये उसने कैलकुलेट किया वर्किंग टू, आपने भी इस तरह वर्किंग टू लिख देना, सही है जी। आगे, द मार्जिन फ्रॉम मेल क्लाइंट 2009 आर 63.5, ये हमने कैलकुलेट किया था ना, विच इज बेटर देन द अचीव इन 2008 फ्रॉम फीमेल क्लाइंट। अच्छा, फीमेल क्लाइंट का 53 था, तो 8 से भी ज्यादा ही है, और 9 में तो है ही है। दिस इज प्रोबेबली मेनली ड्यू टू फास्टर थ्रूपुट, फास्टर थ्रूपुट है क्योंकि कटिंग कर रहे हैं ना, तो थ्रूपुट क्या होती है, सेलिंग प्राइस माइनस मटेरियल को, मटेरियल लग रहा ही नहीं, हाँ, थ्रूपुट ज्यादा है। लिखने की जरूरत नहीं थी थ्रूपुट वाली बात, एम ही लिख दिया उसने, आप ना लिखते कोई बात नहीं। सो एज डिपिक्ट द लोअर एवरेज प्राइस चेंज द ओवरऑल मार्जिन वो स्टिल क्वाइट गुड, बस खत्म होगी बात। अच्छा, स्टाफ कॉस्ट की बात कर रहे हैं। द स्टाफिंग हैव हैड टू इंक्रीज टू अकोमोडेट द न्यू मेल मार्केट, extra level of business. The new hairdresser for a male client is being paid slightly more than the previously employed staff। यही वही 16,250 और इसको 17,000, इसको ज्यादा पे कर रहे हैं स्लाइटली, वर्किंग थ्री। दिस माइट इंकरेज डिससेटिस्फैक्शन, डिससेटिस्फैक्शन आई होगी किसमें, फीमेल वाली स्टाफ मेंबर्स में, हाँ। The addition of a junior will create reduce the overall average wage bill, but increase cost overall, rise the volume of decrease female shrinking। तो ये भी एक रीजन है फीमेल के श्रिंक होने की हुई बात। अच्छा, उसके बाद पहले मैं एडवर्टीजमेंट नहीं पढ़ रहा, पहले रेंट पढ़ रहा हूँ, रेंट पढ़ रहा हूँ। रेंट इज क्लियरली अ फिक्स कॉस्ट, और साथ ही उसने एडमिन कॉस्ट को भी डिस्कस कर दिया, रेंट और एडमिन दोनों। एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस हैव ग्रोन बाय 5.5%, ये 5.5%, हाँ। These costs appear under control given the overall volume of client is being well up 2008। ठीक है, वो कहता है ये कंट्रोल में है, ओवरऑल वॉल्यूम जितना बढ़ा है उतने बढ़े नहीं है। आ जाओ फिर आ जाओ उस पे एडवर्टाइजमेंट में। दिस हैज इंक्रीज बाय 150% इन ईयर वर्किंग फोर। दिस इज प्रॉब्ली नथिंग टू वरी अबाउट as it is likely that the launching of a new product range males will have required advertising. Indeed, given the increase of sales of male hairdressing, it is fair to say that money was well spent। वो कह रहा है ये वरिंग साइन नहीं है, और फिर ये भी लिख देते हैं कि फ्यूचर में इतना इंकर नहीं होगा, तो फ्यूचर में प्रॉफिटेबिलिटी दोबारा बढ़ जाएगी इसकी वजह से। करंट पीरियड में प्रॉफिट कम हुआ है लेकिन वरिंग साइन नहीं है, फ्यूचर में दोबारा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, सही है। और आखिरी है इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट have jumped 14.3%, which seems a lot, but probably a cost which Oliver would find hard to control। क्यों कंट्रोल करना हार्ड है, उसका रेट बढ़ा दे वो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। एनर्जी कंपनीज आर ऑफन वेरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन वेयर कंपटीशन इज रेयरली सिग्निफिकेंट, रेयरली सिग्निफिकेंट यानी कि कंपटीशन ज्यादा नहीं होता। पाकिस्तान में तो है ही नहीं ना, पाकिस्तान में तो सिर्फ वावड़ा ही है जिससे बिजली खरीदनी है। दुनिया में कंपनीज होती हैं लेकिन वो 2-4 ही होती हैं, बस 2-3 ही होती हैं, तो कंपटीशन ज्यादा नहीं होता, तो सारी मिलके ज्यादा प्राइस भी चार्ज कर सकती हैं। Small businesses have little choice but to pay the ongoing rate for energy। Net profit, overall net profit have worsened 33.5 from 39। पिछले साल का कैलकुलेट करोगे ना, ओवरऑल 39 है, अब 33.5 है। दिस इज प्राइमरी ड्यू टू द वीकनिंग ग्रॉस मार्जिन, एक तो ग्रॉस मार्जिन कम होना है तो ये भी कम होना था, ठीक है। एंड एक्स्ट्रा कॉस्ट इंकर्ड फॉर एडवर्टीजमेंट। देखो बाकी ये इन तीनों की वजह से तो जीपी एनपी कम नहीं ना हो रहा, ठीक है, तो किसकी वजह से हुआ, एक जीपी मार्जिन की वजह से और दूसरा एडवर्टीजमेंट की वजह से। द एडवर्टीजमेंट कॉस्ट में नॉट recur
एंड सो द नेट मार्जिन्स माइट इंप्रूव नेक्स्ट ईयर, यहां पे वो बात लिख दी है उसने, सही हो गया जी। ओवरऑल इट इज अंडरस्टैंडेबल दैट ऑलिवर इज डिसअपॉइंटेड विद द फाइनेंशियल रिजल्ट्स विद a 19.25% increase in overall sales. He might have expected more profit. समझ आ गई बात की, क्लियर होगी। अब बच्चों, अब आपने अगली क्लास में क्या करके आना, एक क्वेश्चन दे रहा हूं वो करके आना, अगली क्लास में मैं करवाऊंगा आप लोगों को, नेक्स्ट क्लास में। और वो क्वेश्चन है, आ जाए, अभी कौन सा क्वेश्चन किया हमने, ऑलिवर की है, एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं टाइजोनी वाला। ये आपको व्हाट्सअप कर दिए मैं बच्चों क्वेश्चंस, तो वो मैं आपकी बता रहा हूँ, ये सॉल्यूशंस खत्म हो रहे हैं इसके, ये आ गया। इसमें ना क्वेश्चन है जंगल वाला नहीं, ऑलिवर, ऑलिवर से अगला ही है मेरा ख्याल है टाइज वाला, ये नहीं, अकाउंटेंसी टीचिंग नहीं, ये टाइज ओनली। ठीक है जी, ये आपने इसका करके आना है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए परफॉर्मेंस का है, और पार्ट बी क्या है, कि वो जो लॉसेस आ रहे हैं क्वार्टर वन और टू में, वो आपने बताना है ट्रू रिफ्लेक्शन है कंपनी की परफॉर्मेंस की या नहीं है, सही है जी बच्चों। तो ये दो पार्ट्स आप लोगों ने करके आने हैं टाइज ओनली के, ये मैं अगली क्लास में कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है। चले बच्चों, ओके, बाय बाय।